ऑलराइट मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, मैं हूँ हारिस सुल्तान। इंडिया पाकिस्तान की जो झड़पें शुरू हुई, झड़पें कह लें, वॉर कह लें, शूट आउट कह लें, कशीदगी कह लें, जो आपने कहना है कह लें। लेकिन जिस तरह की खबरें आ रही हैं कि सिर्फ इंडिया पाकिस्तान ही नहीं, पूरी दुनिया तहस पे पहुंच चुकी थी। अब शायद इसमें क्या सच है, क्या झूठ है, ये जो फॉग ऑफ वॉर है और जो प्रोपेगेंडा चलता है सोशल मीडिया पे, बल्कि मेन स्ट्रीम मीडिया पे भी, उसके बाद तो कुछ पता नहीं चलता कि कोई क्या कह रहा है, कितना सच बोल रहा है। तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं अरविंद भाई को ज़हमत दूँ। अरविंद, बहुत शुक्रिया आपका इतने शॉर्ट नोटिस पे आने का, और बड़ा ऑब्वियसली एक बड़ा एक कशीदगी वाला माहौल है। तो ज़रा इस पे ज़रा रोशनी डालिए कि ऑब्वियसली ये काम शुरू होता है 22 अप्रैल से। पहलगाम के ऊपर दहशतगर्दी का एक हमला होता है। उनका मज़हब पूछ के उनको मारा जाता है। 26 निहत्थे सिटिज़न्स जो वहाँ पे छुट्टियाँ मनाने गए होते हैं, उसी तरह जिस तरह आप और मैं कहीं पे जाएँ, हम ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि किसी की पॉलिटिकल गेम में या जो भी उनके ऑब्जेक्टिव्स हैं, उसके नतीजे में हमसे हमारा नाम पूछ के या हमारा मज़हब पूछ के हमें गोलियाँ मार दी जाएँ, और जो भी आपका पॉइंट आपने स्कोर करना। तो ये बात वहाँ से शुरू होती है, और शुरू में 5 मिनट के अंदर ही हमें बता दिया जाता है कि इसके पीछे पाकिस्तान का हाथ है। 1 दिन के अंदर-अंदर पता चल जाता है कि कोई 2023 से कोई पाकिस्तान का कमांडो वहाँ पे गया हुआ था, स्लीपर सेल था। और ये सारी वो बातें वही होती हैं, जो हमने 9/11 के बाद भी सुनी, 7 अक्टूबर के बाद भी सुनी, कि इनको इतनी जल्दी कैसे पता चल गया। नाउ इंटेलिजेंस को जैसी भी खबरें होती हैं, इंटेलिजेंस को एक लोगों को ये समझना होगा कि इंटेलिजेंस की जो रिपोर्ट्स होती हैं, वो जो कोर्ट में जो चीज़ें एडमिट होती हैं एज़ एविडेंस, वो उसके म्यार पे पूरी नहीं उतरती। क्योंकि बहुत सारे कोवर्ट चीज़ें होती हैं, उन्होंने बड़े तरीकों से नज़रें रखी होती हैं। उनको पता तो होता है, लेकिन एक चीज़ का पता होना और उसको कोर्ट में साबित करने के लिए, उसके लिए इन्वेस्टिगेशन ज़्यादा लंबी चाहिए होती है। तो ये कह देना कि आप 5 मिनट में आपको पता चल गया, वो तो अमेरिका को भी 5 मिनट में पता चल गया था कि किन्होंने करवाया। इसराइल को भी पता चल गया था किन्होंने करवाया, और आपका जो पास्ट रिकॉर्ड है, वो बड़ा मैटर करता। तो मैं आपसे ये सवाल पूछूँगा कि इस दफ़ा, और ये डिप्लोमैटिकली भी मैं कुछ इंडियंस को सुन रहा था, वो कह रहे थे, जो शायद वो मोदी जी के नाक़दीन हैं, वो ये कह रहे थे कि आपने जो यूनिलैटरल डिसीज़न लिया पाकिस्तान के ऊपर इल्ज़ाम लगाने का, और कोई इन्वेस्टिगेशन जो भी उन्होंने डिमांड पाकिस्तान ने की, जो हमें पता है वो पाकिस्तान हमेशा यही कहता है, और जब 6 महीने बाद आप रिपोर्ट देते भी हैं, तो वो कह देते हैं ये तो पोएट्री है, ये तो ड्रामेबाज़ी है। तो इस दफ़ा क्या वजह है कि इंडिया ने इस तरह की किसी भी चीज़ को एंटरटेन नहीं किया, या थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन शेयर की भी, जो पहले ये जो 2 हफ्ते गुज़रे शूट आउट से पहले? तो इसका थोड़ा-सा बता दें कि क्या इंडिया ने कोई अटेम्प्ट की, कोई इन्फॉर्मेशन देने की पाकिस्तान को? शुक्रिया आपका बहुत-बहुत हारिस भाई। मेरे लिए भी ये तमाम जो चीज़ें पिछले कुछ दिनों में जो हुई हैं, उनको गैदर करके मैं भी कोशिश कर रहा हूँ कि कोई सेंस उनका बना सकूँ, डॉट्स को जोड़ सकूँ। आपने कहा कि मामला शुरू होता है पहलगाम के अटैक से। मेरे लिए मामला उस दिन शुरू हो गया था जिस दिन पाकिस्तान आर्मी के चीफ जनरल आसिम मुनीर ने ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के कन्वेंशन से खिताब करते हुए दो कौमी नज़रिए को हवा दी थी। मैं सोच रहा था कि ये किसके बारे में बात कर रहे हैं? दो कौमी नज़रिया, क्या पाकिस्तान में आज कोई हिंदू है जिससे कि आपको बतौर आर्मी चीफ आवाम को ये बावर कराना पड़े कि भाई इनसे ज़रा सँभल के रहो, ये अलग कौम है और हम अलग कौम हैं। ये सवाल तो आज से 78 साल पहले ही इसका हल तलाश लिया गया था जिस दिन पाकिस्तान बन गया था। कुछ रह गए थे हिंदू सिंध के अंदर, थोड़े बहुत इंटीरियर के अंदर, कराची में आज हैं, लेकिन वो आटे में नमक के बराबर हैं। और आज के जो मॉडर्न नेशन स्टेट्स हैं, उनके अंदर एक जोग्राफियाई हुदूद में रहने वाले लोगों को एक कौम करार दिया गया है, ना कि एक खास मज़हब के मानने वालों को। तो हारिस भाई, ये तो बात आप भी अच्छे से जानते हैं कि कराची में या सिंध में कहीं पर भी रहने वाला कोई हिंदू है, ननकाना साहब से लेके खैबर पख्तूनख्वा में रहने वाला कोई सिख है या पंजाब में रहने वाला कोई मसीह है, वो भी पाकिस्तान का ही शिनाख्ती कार्ड, पाकिस्तान का ही पासपोर्ट या उसी के ही शहरी के तौर पे जाना जाता है। तो फिर सवाल ये उठता है कि आज दो कौमी नज़रिए की बात करनी इतनी ज़रूरी क्यों है? और ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के कन्वेंशन के से खिताब करते हुए
आर्मी चीफ कहीं ऐसा तो नहीं कि बात कहीं और की कर रहे हैं। जिन ओवरसीज़ पाकिस्तानी से आप खिताब कर रहे हैं भाई, उन्होंने तो फैसला कर लिया। इस दो कौमी नज़रिए को खैरबाद कह के, वो तो मल्टी कल्चरल, मल्टी एथनिक, मल्टी रिलिजियस जो सोसाइटीज़ हैं, उनमें जाके बसना उन्होंने तय कर लिया, वो तो वहाँ रहते हैं। उनके क्लाइंट्स तो हिंदू भी हैं, क्रिश्चियंस भी हैं, मुस्लिम्स भी हैं, हर मज़हब के हैं। तो फिर किसके लिए थी वो स्पीच? वो स्पीच हिंदुस्तान के मुसलमानों और हिंदुओं के लिए थी। मैं उसको इस तरह से देखता हूँ कि वो चाह रहे थे कि हिंदुस्तान के मुसलमानों को ये बावर कराया जाए कि भाई आपके लिए एक अलग मुल्क का इंतखाब किया गया था। वो बात और है कि वो नहीं चाहते कि वो वहाँ आएँ। और वो हिंदुओं को एड्रेस कर रहे थे कि तुम इनके ऊपर और ज़्यादा शक करो, इस बुनियाद पर कि इनके बड़ों ने दो कौमी नज़रिए का बहाना लेके और उस मुल्क को तक़सीम किया। जब बात वहाँ पे नहीं रुकी, मैं तो ये समझता हूँ, और फिर पहलगाम हुआ। पहलगाम में आर्मी चीफ ने जो बात की दो कौमी नज़रिए की, उसी दो कौमी नज़रिए को बुनियाद बनाकर ही दहशतगर्दों ने मज़हब पूछ-पूछ के गोली मारी। तो ये तो है इसका एक पहलू, जो कि मैंने बयान किया अभी। तो अब बाकी जो पहलू हैं, पाकिस्तान की तरफ से कोई बंदा आए, वो बात करे, तो मैं उससे पूछूँ कि आर्मी चीफ साहब ने कहा कि जी, हम 2 कौमें हैं इन एवरी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ, एवरी कस्टम। तो कौन-सा कस्टम है आपका? कौन-सा एस्पेक्ट ऑफ लाइफ है आपका जो हमसे अलग है? मैं सवाल तो पूछूँगा। मैं और हारिस भाई आप बैठे हैं, दो एक ही मज़हब के मानने वाले तो नहीं हैं। आप पैदाइशी तौर पे एक मुसलमान घर में पैदा हुए, मैं एक हिंदू घर में पैदा हुआ। बाद में हमारी अपनी लाइफ़ की चॉइसेस हैं, जो डिटरमाइन करती हैं कि हम कौन हैं या हम क्या कहलवाना पसंद करते हैं खुद को। वो फ़ैसला हमारा है, लेकिन आप किस मुल्क में, किस मज़हब में पैदा होते हैं, किस घर में पैदा होते हैं, उसका इंतखाब नहीं कर सकते। वो आपको विरसे में मिलती है चीज़ें। यू आर बोर्न विद इट। तो आर्मी चीफ साहब का ये सारा बयान और ये सारी बातें जो है वो टोटली बेबुनियाद थी। हम एक ही लोग हैं, एक ही ज़बान है, तभी आपने मुझे इस पॉडकास्ट में बुलाया, किसी अरबी को तो नहीं बुलाया। आपके घर में वही लिबास पहना जाता है जो मेरे घर में, आप मेरे घर में जो खाना है, जो मसाले हैं, जो पराठे हैं, वही आप खाते हैं। एक ही तरह का म्यूज़िक सुनते हैं, एक ही तरह के स्पोर्टिंग के हमारे जो भी इंटरेस्ट्स हैं, तारीख भी एक ही है, पीर-फ़कीर भी साँझे हैं, त्योहार भी साँझे हैं। तो भई कैसे हैं आप जुदा हमसे? महज़ एक लकीर खींच देने से आप जुदा तो नहीं हो सकते। अगर जुदा होते तो इंसानों को तो आपने कर दिया, लेकिन डिस्पाइट these political divisions, there is a certain ecological unity that we share, and it goes back to thousands and thousands of years. ये दरिया जैसे बहते थे, ये पहाड़ हैं, ये हमारे रेगिस्तान हैं, वो तो सारे आज भी हवाएं जब चलती हैं गर्मियों में, आप देखें लू चलेगी इस मई जून के महीने में, तो आप जाके देखें जैसलमेर में थर पारकर की तरफ क्या होता है। बॉर्डर के बॉर्डर मिट जाते हैं, जो तारबंदी हुई है उसके ऊपर से रेत के टीले बन जाते हैं। इंडस वैली सिविलाइजेशन का हम हिस्सा हैं, उसी का ही पार्ट इंडस ये जो रिवर है जिसे लेकर भी हम लड़ रहे थे अभी। इसको इंडिया ने हेल्ड इन अबेयंस रखा है पहलगाम के हमले के बाद। वो दरिया कोई जिन्ना साहब से पूछ के तो नहीं बहता कि जिन्ना साहब ने कह दिया है कि जी पाकिस्तान बन गया है तो तुम इसी तरफ बहोगे और तुम्हारा पानी उधर नहीं जाएगा। उसी की ट्रिब्यूटरीज़ हैं जो पूरे पंजाब में पानी देती हैं। तो ये चीज़ें लोगों को नज़र आती हैं, लेकिन फिर भी वो इसे नज़रअंदाज़ करते हैं, अपने आप से झूठ बोल रहे हैं। कभी अर्तुगरुल गाज़ी के पैरोकार बन जाएँगे, कभी सलाहुद्दीन अय्यूबी के, कभी किसी के, तुम्हारे लगते क्या हैं वो? मैंने तो पाकिस्तान के अंदर बैठ के ये सवाल पूछा था, क्या लगता है महमूद गज़नवी तुम्हारा? एक सोशल मीडिया पे आज बोल के बात करूँ तब तो कोई कहेगा कि जी ऐसे ही फालतू में इतनी दूर बैठे हैं, कुछ भी कह सकते हैं। मैंने अभी 2 महीने पहले पाकिस्तान में बैठ के ये सवाल पूछा था, ताल्लुक क्या है आपका महमूद गज़नवी से? तो वैसे ही अब ये जो अटैक हुआ है मैं इसके ऊपर आता हूँ। बहुत सारे सवाल हैं, आपके ज़हन में भी होंगे, मेरे भी हैं। मगर ये तय हो गया था जब ये नई हुकूमत आई थी, इन्होंने जो बड़ी-बड़ी बातें की थी, मोदी साहब की क्लिप्स आज चल रही हैं कि पहले जब 26 ग्या 11 के दौरान मारा गया,
हमें हमारे यहाँ दहशतगर्दों ने आके जो अटैक किया, उसके बाद हमारी जो सरकार थी वो रोते-रोते अमेरिका के पास गई, ओबामा, ओबामा इस तरह की मोदी साहब की वीडियोज़ हैं। तो आप वो देख लेंगे, उन्होंने कहा जी अमेरिका क्यों जाते हो? पाकिस्तान जाओ। तो वो चले गए पाकिस्तान, उरी के बाद चले गए, पुलवामा के हम बाद चले गए, पहलगाम के बाद चले गए। तो ये तो होना ही था। पहलगाम का अटैक के बाद में इंडिया का क्या रिस्पॉन्स होगा? मेरा नहीं ख़्याल कि इसको लेके किसी को शक था। क्योंकि ये जब आप कोई हुकूमतें जो होती हैं, जब वो एक प्रेसिडेंट सेट कर देती हैं, फिर वो खुद भी उससे जान नहीं छुड़ा सकती। अगर मोदी साहब कुछ ना करते, तो लोगों ने कहना था कि भई फिर आप में और माज़ी की जो हुकूमतें हैं, उनमें क्या फ़र्क है? मगर इन्होंने अब ये बात आपकी दुरुस्त है कि 5-10 मिनट में इल्ज़ाम लगा दिया, लेकिन मणिपुर भी तो जल रहा था कुछ साल, डेढ़ साल से। उसके बारे में तो किसी ने नहीं कहा कि जी पाकिस्तान का हाथ है। हिंदुस्तान भर में बहुत कुछ होता है, वहाँ तो कोई नहीं कहता पाकिस्तान का कोई हाथ है। जम्मू-कश्मीर को ही लेकर क्यों कहते हैं? क्योंकि जम्मू-कश्मीर में पाकिस्तान एक फैक्टर है, जिसको नज़रअंदाज हम कर ही नहीं सकते हैं, वो एलिफेंट इन द रूम है। और फिर हमारी जो वहाँ पे तारबंदी भी है, बहुत हमने फेंसिंग की है, लेकिन उसके बावजूद उम, वहाँ के इतने ऊँचे-ऊँचे पहाड़ हैं, घने जंगल हैं, उनको क्रॉस करके आना अगर कोई रियली डिटरमिन्ड हो, तो लोग तो अमेरिका पहुँच जाते हैं जी, डंकी लगा के महीनों-महीनों के अंदर। यहाँ आना कौन-सी बड़ी बात है। सीमा हैदर जैसी खातून हुँ। 4 बच्चों को लेके इंडिया आ गई, तो वो दहशतगर्द भी मोहब्बत की आ गए। ताकत थी। मोहब्बत की दहशत ताकत है वो। मोहब्बत की ताकत उनके अंदर दुश्मनी की ताकत थी, जिहाद की ताकत थी, हैं? कलमे की जो है जज़्बा था। बुनियाद पे वो खून करना चाह रहे थे, वो ताकत थी, दो कौमी नज़रिए की ताकत थी, पाक फ़ौज की ताकत थी, बहुत सारी ताकतें थी। लेकिन जो हुआ उसके वो तो हम सब ने देख लिया। असल जो बात है, जो आपने जिसकी तरफ इशारा किया, वो ये कि ये जो स्कर्मिशेज़ हुई हैं, मैं तो उसको वॉर नहीं कहूँगा, स्कर्मिशेज़ जो हुई हैं और एस्केलेशन हुई और इतनी जल्दी एस्केलेट हो गई चीज़ें कि पता ही नहीं चला। और 10 तारीख की सुबह तो जब वो उस बुनियान उस अल मरसूस से जो उस ऑपरेशन पाकिस्तान ने उस लॉन्च किया। जी। उसपे हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे कि ओके, मैं ओके। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में जाना चाह रहा था और जो आपने जो अभी बात की कि हुँ, उनकी स्पीच से स्टार्ट होता है आसिम मुनीर साहब की और आसिम मुनीर ने जब वो स्पीच दी उससे अगले दिन जो नजम सेठी का प्रोग्राम था उसमें मैंने वो वीडियो चलाई उसमें उन्होंने खुद कहा कि ये इन्होंने इंडिया को मैसेज दिया कि आप बलूचिस्तान में शरारत करेंगे तो हम आपको कश्मीर में कस सकते हैं वो हुआ ये कि 4 दिन बाद वाकई हो गया तो नजम सेठी साहब को भी ऐसी लाइन लेनी पड़ी कि वो वैसे तो अपने हर शो में बताते हैं कि ये मैंने प्रिडिक्ट किया था, ये मैंने प्रिडिक्ट किया था। इस बात को वो गोल कर गए और इन्होंने इसके ऊपर कोई बात नहीं की। अम, मैं एक पॉइंट इसमें और ऐड करना चाहता हूँ कि पाकिस्तानियों को क्योंकि मैं पाकिस्तान में की साइकी का मुझे पता है। पाकिस्तान में हमेशा से न्यूट्रल ऑब्जर्वर्स वगैरह की बड़े फ़ख्र से बात की जाती है। पाकिस्तान को इस चीज़ का एहसास नहीं है कि इंडिया या और जो प्राउड मुल्क हैं वो अपने इदारों की इन्वेस्टिगेशंस को कभी भी अंडरमाइन नहीं करते। 9/11 की जो इन्वेस्टिगेशन थी वो एफबीआई ने की या उनके इदारों ने की। जो लंदन बॉम्बिंग्स हुई थी उसकी उसकी इन्वेस्टिगेशंस स्कॉटलैंड यार्ड और एमआई 5 और 6 ने की। इस तरह इंडिया कभी भी और ये इंडिया का ट्रैक रिकॉर्ड रहा है कि हमने किसी और को इन्वॉल्व नहीं करना इवन इन आवर ओन टॉक्स जब हम कश्मीर के ऊपर बात करें। ये वैसे ही है कि पाकिस्तान का बच्चा-बच्चा जानता है कि हमारे मुल्क में जो इलेक्शंस होते हैं, वो बड़े 2 नंबर होते हैं। लेकिन कभी भी कोई ये नहीं कहता कि यूएनओ यूएनओ को हवाले कर देते हैं अपना इलेक्शन कमीशन और उसके अंडर करवाते हैं। क्यों नहीं करवाते? एक सिर्फ ये बात नहीं कि जो हमारे ताकतवर हल्के हैं उन्होंने उसमें धांधलियाँ करनी होती हैं, सिर्फ ये बात नहीं है। बात ये है कि अगर आप अपने मुल्क में इलेक्शन भी नहीं करवा सकते, इन्वेस्टिगेशंस भी नहीं करवा सकते, तो इसका मतलब आपके जो डिपार्टमेंट्स हैं, आप उनको स्टेट के लेवल पे आप उनको अंडरमाइन कर रहे हैं। और कोई भी रिस्पॉन्सिबल मुल्क हो, जैसे भारत अपने आप को एक सीरियस कंट्री के तौर पे पेश करता है, इसलिए भारत इसकी कभी बात नहीं करता और उन्होंने साफ कह दिया था कि इन्वेस्टिगेशंस का टाइम अब निकल गया। तो ये पहलगाम हुआ 22 अप्रैल फिर उसके 2 हफ्ते हमने वेट किया, बड़ा इंडिया ने फिर वो जो इंडस वाटर ट्रीटी है उसको अबेयंस में डाल दिया। फिर इन्होंने पहले कहा कि हम शिमला को अबेयंस में डाल देते हैं, फिर इन्होंने वापस कर लिया कि हम इसको कंसिडर करेंगे क्योंकि इससे तो ये होता है कि आपकी जो लाइन ऑफ कंट्रोल है आपने उनको वेलकम कर दिया क्योंकि इनको उस वक़्त नहीं पता था। हुँ, तो हुँ। यहाँ पर हाथ-पैर फूले हुए थे सबके
हमें इस बात का पता है कि पाकिस्तान ने बहुत डिप्लोमैटिक मिशंस भेजे। जो यूएस में एम्बेसडर हैं पाकिस्तान के, उन्होंने ट्रंप से डायरेक्ट अपील की कि आप इसमें पढ़ें। फिर हमने देखा कि सऊदी अरब के शायद आई थिंक ही डिड ही कम बिफोर द शूट आउट स्टार्ट? मेरा ख्याल से उससे पहले भी उसके आए। बाद है। अच्छा, उसके बाद आए। बहरहाल ये काफ़ी डिप्लोमैटिक चैनल से पाकिस्तान रीच आउट कर रहा था और फिर इधर से जो हमारे जो पॉलिटिशियंस हैं, उन्होंने भी बड़ी-बड़ी बातें एटमी बम की, धमाकों की धमकियाँ देनी शुरू कर दी और मोदी सरकार की तरफ से लगा ऐसे कि वो सारी कैलकुलेशंस कर बैठे हैं और जो आपने बात की कि प्रेसिडेंट सेट हो गया था कि बालाकोट की आपने एक स्ट्राइक की, पता नहीं कैसी की, लोगों ने उसके ऊपर बड़े सवाल-ओ-जवाब उठाए और जो टिट फॉर टैट जब हो गया तो वो ज़ीरो सम गेम हो जाती है। वो तो हो ना कि एक ने मारा, दूसरे ने जवाब नहीं दिया तो आप कहते हैं, "हाँ भई, हमने चुप करा दिया।" तो अब मोदी जी को उससे आगे जाना था कि हमने एक जगह पे ठिकाने पे हमला किया, अब हमने आगे जाना है। तो हम देख रहे थे बड़ा हिस्टीरिया क्रिएट हो रहा था एंड आई वुड से कि आई इवन फेल्ट समव्हाट विक्टिम टू इट इन अ वे कि लग रहा था कि इस दफ़ा भारत पूरी लंबी चौड़ी तैयारी करके पाकिस्तान को प्रोवोक करेगा और उन्होंने जो पहली दफ़ा आई थिंक आफ्टर 71 जो इंटरनेशनल बॉर्डर है उसको क्रॉस किया और मिसाइलों से मसूद अज़हर के और काफ़ी जगहों पे जो जिसको इंडिया समझता है कि ये दहशतगर्दी के अड्डे हैं और बल्कि इंडिया क्या समझता है, ऐसी वीडियोज़ भी आई हैं जहाँ पे वो मसूद अज़हर के जिस अड्डे पे उन्होंने मिसाइल मारे तो वो बच्चों से कोई इंटरव्यू कर रहा था कि यहाँ पे क्या है? तो उन्होंने कहा यहाँ पे हम ट्रेनिंग वगैरह करते हैं। और हमारे जो डिफेंस मिनिस्टर हैं उन्होंने तो खूब पाकिस्तान की पोल खोली इंटरनेशनल मीडिया पे भी और पार्लियामेंट के हाउस पे उन्होंने खड़े होके कह दिया कि ये जो मदरसे के बच्चे हैं ये हमारे सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस हैं। आप जब अपने मुँह से कह रहे हैं कि ये मिलिटेंट्स हम पैदा कर रहे हैं एज़ अ सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस, तो यही तो इंडिया कह रहा है कि हम इनको टारगेट कर रहे हैं। तो 9 मई को ये सॉरी 7 मई को ये होता है और पाकिस्तान के ऊपर हमला किया जाता है। फिर भारत कहता है कि उसके जवाब में पाकिस्तान ड्रोन्स भेजता है, जो पाकिस्तान ने ओन नहीं किए, मेरा ख़्याल अभी तक नहीं ओन किया, लेकिन उसकी ऐसा ही है। वीडियोज़ हमने हमने वीडियोज़ देखी उसकी। तो फिर भारत ने दोबारा से ड्रोन्स के हमले किए लाहौर और वो सारी जगहों पे फटे, गिरे, हमने वो भी देखा। तो फिर उसके बाद ये जो शूट आउट पाकिस्तान ने मिसाइल्स का किया और एयर फ़ोर्स का भी किया। क्या आपको लगता है कि अभी हम उसकी सीज़ फायर की तरफ आते हैं। क्या आपको लगता है कि जो भारत की ऑब्वियसली सरकार ने तो अपनी फौज को कह दिया कि आप नाउ इट्स इन योर हैंड्स डू व्हाटएवर यू वांट टू डू। क्या आपको लगता है यहाँ पे प्लानिंग ऐसी हुई कि कुछ मिसकैलकुलेशंस हुई? क्योंकि मैं तो ये सुन रहा था कि हमें पूरा यकीन है कि पाकिस्तान रिटेलिएट ज़रूर करेगा और जब वो करेगा देन वी विल रेज़ इट अप द एस्केलेशन लैडर। तो क्या आपको लगता है कहीं पे इनकी वॉर गेमिंग में कोई प्रॉब्लम होगी जो एकदम से सीज़ फायर क्योंकि बहुत सारे लोग मैं तो देख रहा हूँ मोदी सरकार को बहुत बुरा भला जो बड़े हॉकिश लोग हैं, वो भी कह रहे हैं। तो उसके ऊपर हम अभी जाएँगे कि उसपे भी बड़ी हुँ, हुँ। फ्लोट हो रही हैं। तो आपको लगता है कि कुछ मिसकैलकुलेशंस हुई या क्या हुआ जो या पाकिस्तान का जो न्यूक्लियर सेबर रैटलिंग है, वो जो कर रहे थे और जब ये ऑपरेशन स्टार्ट हुआ था वैसे कोई नहीं न्यूक्लियर सेबर रैटलिंग कर रहा था। बड़ी जी। मज़े की बात है कि जैसे ये काम शुरू हुआ तब ये चुप कर गए। तो ये क्या एकदम से 3 दिनों में क्या हुआ ये जो आगे-पीछे एकदम से सीज़ फायर पे भी आइएगा लेकिन आप अपनी टाइमलाइन के ज़रिए चलिए। जी। देखिए, ऐसा है कि आपके बहुत सारे नाज़रीन हिंदुस्तान से भी होंगे जो ये प्रोग्राम देखते हैं, उधर से ज़्यादा। जिन्हें एक्सेस नहीं होगी पाकिस्तानी मीडिया की, पाकिस्तान के यूट्यूब चैनल्स की और उनके अखबारों की। तो उन्हें पता ही नहीं होगा कि भई पाकिस्तान से हो क्या रहा था। हुँ? तो इंडिया का ऑपरेशन जो था 6 मई की रात वाला, उसमें ले-दे के जो स्ट्राइक्स हुई 9 जगह पे शकरगढ़, मुरीद के, भावलपुर और बाकी पाकिस्तानी ऑक्यूपाइड कश्मीर जिसको हम कहते हैं, वहाँ पे। तो उन स्ट्राइक्स का जवाब पाकिस्तान ने 7 तारीख की रात को दिया, रिटेलिएट करके। और उस दिन रात को भी बताया जा रहा है, सीएनएन ने रिपोर्ट किया कि वर्ल्ड वॉर 2 के बाद शायद सबसे बड़ा जो एयर बैटल है, वो इंडिया-पाकिस्तान के बीच में लड़ा गया, जिसमें कोई तकरीबन सवा सौ के करीब एयरक्राफ्ट इन्वॉल्व थे। मज़े की बात ये है कि वो सब अपनी-अपनी टेरिटरी में थे। हुँ, एक-दूसरे की टेरिटरी में जाके और वहाँ डॉग फाइट नहीं हो रही थी। तो इसका मतलब ये है कि उनके जो मिसाइल्स हैं या एक्सचेंज हो रहा था या जो भी हो रहा था, वो सारा अपनी-अपनी हुदूद में रह के हो रहा था। डीजीएसपीआर ने भी कहा कि ना ही तो उनका कोई एयरक्राफ्ट हमारी हुदूद में आया और ना ही हमारा कोई वहाँ गया।
तो ये तो पता ही है हमको कि इंडिया ने जो मिसाइलें जो वहाँ पे उन ठिकानों पे मारी थी दहशतगर्दों के अड्डों पे, वो एयर टू सरफेस मिसाइल्स थीं, जिनको हमारे प्लेन से शूट किया गया। तो पाकिस्तान ने 7 तारीख की रात को कोशिश की एंगेज करने की इंडिया को, मिसाइलें दागी गईं, ड्रोन्स दागे गए, टर्की से ड्रोन्स आए, एवरीवन नोज़ टर्किश ड्रोन्स हैं उनके, हमारे यहाँ पे फुटेज भी आ गई है, उनका मलबा गिरा हुआ है, सबको पता है कि वो कहाँ से आए हैं। हालाँकि अब डीजीआईएसपीआर क्या कहते हैं कि जी 7 तारीख को हमने एंगेज करने की कोशिश की, तो पाकिस्तानी लोग पूछेंगे कि भाई जब इंडिया ने यहाँ अटैक किया तो उसके इंडिया ने क्लेम भी किया और हमने भी एक्सेप्ट किया और डैमेज भी देखा, लोगों ने भी सोशल मीडिया पे वीडियोज़ डाले, तो उसको तो कोई झुठला ही नहीं सकता था। इन इंडिया के अंदर वो डैमेज देखने को क्यों नहीं मिला? क्योंकि इंडिया ने इंटरसेप्ट कर लिए उनके ड्रोन और उनके मिसाइल्स को। तो फिर इंडिया ने नेक्स्ट डे 8 तारीख की सुबह उन्होंने कहा कि जी हम पाकिस्तान ने रात को ये काम किया है, हमारे ऊपर मिसाइलें दागी हैं, ड्रोन्स दागे हैं, हमने उनको इंटरसेप्ट किया है, अब हम उसकी जवाबी कार्रवाई करेंगे। फिर हमने देखा लाहौर, रावलपिंडी और कराची और यहाँ पर जो ड्रोन्स जाके फटे, तो वो ड्रोन्स फटे, उनके वीडियोज़ सोशल मीडिया पे हैं। आजकल हर बंदा जर्नलिस्ट है जी, चलता-फिरता आपके पास एक स्मार्टफ़ोन हो और आप जो हैं कोई भी बंदा वीडियो बना के डाल सकता है, वो किसी भी एक कोई एक अननोन हैंडल से शेयर कर सकता है। हुँ। तब तक वो बात लीक हो जाती है, तो छुपाया कुछ भी नहीं जा सकता। तो वो वीडियोज़ हमने सारे वहाँ लाहौर, पिंडी और कराची के देखे। उसके बाद फिर 8 तारीख की रात को पाकिस्तान ने रिटेलिएट किया, वही डॉग फाइट जो है प्लेन्स की बीच में चल रही थी। इस दौरान पाकिस्तान ने कहा भी था पहले ही दिन कि जी हमने इनके 5 तैयारे मार गिराए हैं, खबर पूरी दुनिया में फैली, हमारे यहाँ पे इतनी रिपोर्ट नहीं हुई, जिसके बारे में मैं अभी कल रात को जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, हमारे एयर एयर मार्शल ने कहा कि जी हम अभी भी हालत जंग में हैं, कॉम्बैट में हैं, मैं ज़्यादा तो कुछ नहीं कह सकता, इतना ही कह सकता हूँ कि लॉसेस इस तरह के हो जाते हैं बैटल्स के अंदर, फेयर इनफ। तो उन्होंने डिनाई भी नहीं किया हुँ। कि नहीं, हमारे साथ कुछ ऐसा नहीं हुआ। अब देखेंगे आने वाले दिनों में इंक्वायरी में पता चलेगा। हिंदुस्तान जैसे मुल्क के अंदर ये चीज़ें छुपती नहीं है, बाय द वे लेट मी टेल यू दिस। तो वो बैटल्स में ये सब होता है। पाकिस्तानी जो हैं 8 तारीख को जब उन्हें वो ड्रोन देखे तो हाथ-पाँव फूल गए उनके। फिर 9 तारीख को जो है यही चीज़ फिर से दोहराई गई और 9 तारीख की रात को हमने देखा कि इंडिया ने जो रिस्पॉन्स दिया पाकिस्तानी रिटेलिएशन का हवाला देते हुए उसमें नूर खान एयर बेस, पेशावर एयर बेस, शोरकोट और इन सब की जो तायीद है वो डीजीआईएसपीआर अहमद शरीफ चौधरी ने भी की अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में। और इट वाज़ एट दिस मोमेंट जब मुझे लगा कि अब वॉर ऑन हो गई है। क्योंकि जब आप एयर बेसिस पे अटैक करें और वो जो बॉम्बिंग आपने भी वीडियो देखा होगा, वो जब देखने को मिली, देन आई वाज़ लाइक नाउ पाकिस्तान हैज़ टू रिस्पॉन्ड। 3 दिन से पाकिस्तान कह रहा था कि जी कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। वो ड्रोन आके फट रहे थे। देखे हमने विजुअल्स कराची, लाहौर के अंदर, पिंडी में। लेकिन डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ साहब कह रहे थे कि जी वो हमने जानबूझ के कुछ थोड़े बहुत इंटरसेप्ट नहीं किए, हमने सोचा कि वो हमारे एयर डिफेंस की लोकेशन ना पता लग जाए। एंड आई लाफ्ड एट इट बेसिकली। ये मतलब तो मोबाइल होता है डिफेंस सिस्टम जो होता है, वो तो आप मोबाइल होता है, आप उसको कहीं से भी कर सकते हैं, एनीवेज़। तो वो एक बड़ी ही वीक किस्म की आर्गुमेंट थी उनकी, लेकिन सुबह 5 बजे उससे पहले जब डीजीएसपीआर ने कहा कि अब हमारा जवाब होगा। अब वो कैसे कह देते कि हम कोशिश तो 3 रातों से कर रहे हैं, लेकिन हमें कामयाबी नहीं मिल रही। उन्होंने अपने कन्वेंशनल जितने भी ड्रोन्स थे, मिसाइल्स थीं, वो यूज़ करके देख लीं और दाल नहीं गली। फिर ऑपरेशन बुनियान अल मरसूस उन्होंने उसका हवाला दिया और ये ऑपरेशन की डिटेल शेयर की, हिंदुस्तान को हमारा जवाब मिलेगा। ये वो तमाम चीज़ें हैं जो मैं आपके व्यूअर्स को बताना चाहता हूँ कि जो पाकिस्तान के मीडियाज़ ने रिपोर्ट की हैं। हुँ। फिर वो मिसाइल जाते हुए भी हमने लॉन्च करते हुए भी हमने सुबह 5 बजे फजर के बाद हमने देखे उसके विजुअल्स। तो एक बराज जो है बैलिस्टिक मिसाइल्स का फ़तेह 2 जो थी मिसाइल्स मारी गईं, इंडिया के अंदर दागी गईं। इंडिया ने कहा कि कोई थोड़ा बहुत डैमेज हुआ है। जब हमारी 10 तारीख की सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंस की, हमारी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की 2 फीमेल ऑफिसर्स ने दे सेड कि सम डैमेज हैज़ अकर्ड बट बाय एंड लार्ज वी हैव मैनेज्ड टू इंटरसेप्ट द पाकिस्तानी मिसाइल्स। लेकिन डैमेज पाकिस्तान हमने फिर देखा बाद में कि एयर बेसिस पे अब उधर से भी वीडियोज़ काफ़ी देखी हैं।
वो उस अ, तरह की वीडियोज़, उतने पुख्ता वीडियोज़ तो मैंने अभी तक नहीं देखी हैं, आपके पास हो तो ज़रूर शेयर कीजिएगा, आई वुड लव टू जी, जी। वॉच देम। अभी तक तो जो जो हमने नूर खान एयरबेस की बॉम्बार्डमेंट देखी या रावलपिंडी में ड्रोन्स का देखा, वो सब नहीं देखने को मिला उस लेवल पे। अब सवाल पाकिस्तान ने, अब वो हामिद मीर साहब हैं, इतने बड़े अब मैं जर्नलिस्ट हैं, जी। उन्होंने आई डोंट नो अगर आपने उनका वो वीडियो देखा है, मैं यहाँ शेयर नहीं करना चाहता, वो राजस्थान हाँ, के हनुमानगढ़ हाँ, ज़िले में आग लगी हुई थी, वो यस, शेयर यस। कर दिया। और वहाँ मैंने पे कुछ और वीडियोज़ ना तो जो फायर ब्रिगेड आ रही है, उसपे राजस्थान फायर सर्विस लिखा है हिंदी में, जो कि बंदा वही पढ़ ले कम से कम, अब वो हिंदी आती नहीं वो उनको। हिंदी में नहीं, हाँ, वो देवनागरी स्क्रिप्ट है, वो पढ़नी नहीं आती हमें। और हमारे यहाँ गाड़ियों के नंबर होते हैं, आरजे का मतलब राजस्थान, एचआर हरियाणा, डीएल दिल्ली, गुजरात का जीजे, इस तरह से होता है। जम्मू कश्मीर का जेके, इस तरह से नंबर होते हैं, वो नंबर ही राजस्थान के थे। और उधमपुर जो है वो यहाँ पे उससे ऑलमोस्ट जहाँ पे वो इंसिडेंट हुआ है उससे 400-500 किलोमीटर दूर था। तो बात ये है सर कि जब ये बैलिस्टिक मिसाइल्स दागी गईं, उसके कुछ घंटों बाद हम ये देखते हैं कि ये किसी को नहीं पता, लेकिन ऑल ऑफ अ सडन डोनाल्ड ट्रंप की ट्वीट आई और सीज़ फायर हो गई। तो इंडिया, मैं जहाँ से देखता हूँ कि बहुत सारे लोग पीएम मोदी को क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, जिसकी बात आपने की। देखें, अगर तो हम एडवांटेज में थे, जो कि बताया जा रहा है और जो कि थे, मैं मानता हूँ पर्सनली, मैं बॉर्डर एरिया से आता हूँ, मैं आपको वीडियो अभी भेज सकता हूँ मिसाइलों के, जो डेब्री है ऊपर से गिरती हुई और लोगों के खेतों में मिली वो है। देखे हमने। मैं 1-2 वीडियोज़ आपको दिखाना चाहता हूँ, मुझे नहीं पता कि मैंने कुछ लोगों से पूछा कि हुँ, क्या ये सही है या नहीं है? मैं आपके 1-2 चला देता हूँ। जी वो चला उसी दें। तरह की वीडियोज़ हैं जैसी पाकिस्तान में हमने देखा कि लोग ऑब्वियसली जो अपने घरों में बैठे हुए हैं वो फ़िल्म कर रहे हैं। अब एयर बेस के अंदर तो कोई नहीं जा सकता। तो डिस्टेंस से फॉर एग्ज़ाम्पल देखते हैं। जैसे ये उधमपुर की बताया जा रहा है, ये वीडियो अ, जी, ये मैंने भी देखी है, ये इंडियन मीडिया पे भी चली है ये, बिल्कुल। हुँ। तो ये ऑब्वियसली ये जो स्मोक बैलो हो रही है, इस तरह की 1-2 और वीडियोज़ भी हैं। एक जालंधर की भी बड़ी चल रही है और वो दिखाएँ ज़रा, आपके पास अम, है तो? हुँ। जी, 1 सेकंड मैं आपको दिखा दूँ। इस तरह की मुझे काफ़ी लोगों ने वीडियोज़ अब भेजी क्योंकि मैं हाँ, वो उधमपुर की है, वो हमारी मीडिया ने भी दिखाई हैं। एक व्हाट अबाउट दिस जालंधर वन? दिखाएँ ज़रा। ओह शिट! ओह शिट! वीडियो नहीं बना ली है। ओह शिट! ये उसी तरह की है जैसे अब जैसे हमारे पास अगेन वो नूर खान वेरासिटी एयरबेस पे वाली थी ना, वो तो पता था कि जी नूर खान एयरबेस पे अटैक हुआ है, यस, मैं यहाँ हूँ, घर से दूर है। यस, इसमें यस। तो अब जितना इस वीडियो में बोला गया है शिट और उससे ये ओए, उतना तो पंजाबी पाकिस्तान का भी बोल सकता है। हाँ, ये टे जो है ये एनीवे ओके दैट्स फाइन आई एम नॉट गोइंग टू आर्ग्यू दैट मैं इज़ द सिर्फ वे ये आई मैं लुक एट इट। क्योंकि ओके इंडिया ने फेयर एनफ देखिए ना, आप अगर आपको देखें, बात ये है कि पाकिस्तान ने अटैक कब किया? ऑपरेशन बुनियान अल मरसूद से फजर के टाइम हुआ, इन द अर्ली आवर्स, राइट? तो ये वीडियो भी मुमकिन है उसी टाइम की हो। सो आई डोंट एक नो ये अबाउट दिस वन। और हुँ। एक ये भी ये तो अब अगेन यू आर राइट कि अब ये यहाँ से ये पता नहीं चलता कि इसने कहा तो है मेरा ख्याल मिसाइल गिरा मैं दिस इज ऑफ ये इधर जरा या मिसाइल मिसाइल हाँ मिसाइल है मिसाइल है हाँ, ये मिसाइल सही है, ये मिसाइल सरकारी गिरा है ये। मिसाइल जी ये वो मंदिर है जम्मू के अंदर, इसका इसका जो नाम है वो मैं आपको बता देता हूँ। मैंने सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की है, दिस यू आर राइट हियर, ये जो मंदिर है साहब, ये इंडिया के जम्मू में ही है। इनफैक्ट अगर इसके शुरुआत में अगर आपने लगाया होता, तो मैं आपको बता देता कि ये कहाँ का है, बट आई लेट यू नो। हाँ वो ये है ये वो हिंदी में आप लिख शंभू, इसमें ये लिखें, हिंदी में लिखा हुआ है, हम्म, ये लिखा हुआ है कि आप शंभू मंदिर में आपका स्वागत है। तो ये उसी की फुटेज है जो आपने चलाई राइट है। जी ये उसी की फुटेज है। हाँ, तो ये बात बिल्कुल सही है पर कहने का कि मतलब ये है मेरा कहने का क्योंकि आई वांट टू बी एज ऑब्जेक्टिव एज पॉसिबल बंदा ही कि वही है इस जी जो ऑब्जेक्टिव हो। हुँ। हाँ, इसी तरह की वीडियोज़ जब हमने 7 मई के बाद देखी, एक तो वो जो बहावलपुर और वो मुरीद के वगैरह में हुआ और फिर उसके बाद जब इंडिया ने जब मिसाइल लगाए जो एयर बेसिस पे दिखाया उन्होंने, तो वो इसी तरह की वीडियोज़ थी। आपने वो भी एक वीडियो देखी होगी नूर नूर खान बेस की जो
मिसाइल गिरा है, वो एक उसकी वीडियो ऐसी भी सर्कुलेट कर रही है जो सड़क के ऊपर आग लगी हुई है। सो इट इज़ पॉसिबल इट माइट हैव मिस्ड द मार्क जस्ट बाय लिटिल बिट। तो कहने का मतलब हुँ। ये है कि पाकिस्तान में एयर बेसिस पे मिसाइल गिरे, इंडिया उसमें में उसमें फ़र्क ये है सर जी, कि अगर आप ये इमेज देखें, ये देखें आप। जी, ये ये वो बेस है और ये उसका डैमेज हुआ सेक्शन है नीचे। जी। तो ये सड़क पे नहीं गिरी है। मैं अच्छा, ये कहना ये चाह रहा हूँ कि उधमपुर जो है वो जम्मू में है। वहाँ पे आर्टिलरी का शेल गिरा है कोई ना कोई, ठीक है? और ये मिसाइल मैं नहीं मानता कि वो मिसाइल अगर गिरती है तो वो मंदिर का वहाँ आस-पास कुछ बचना ही नहीं था। वहाँ आर्टिलरी हुँ, के शेल बहुत गिरे हैं लोगों के घरों पर। ऐसे कोई बीसियों वीडियोज़ हैं जो आपको दिखाई देंगे। लोगों ने सीसीटीवी फुटेज लगाई हुई है कि वो देखते हैं कुछ ही सेकंड में कुछ नहीं और अचानक एक ना आर्टिलरी का शेल आके और लगता है और वहाँ ब्लास्ट हो जाता है। ये आर्टिलरी शेल्स हैं ज़्यादातर सारे। तो पॉइंट मेरा ये है, यस, ये तो हमारी जो एमओडी की और एमईए की 10 तारीख की सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, उन्होंने कहा है कि जी हमारी तरफ भी ऐसी रिपोर्ट्स हैं डैमेजेस की। मगर जो पाकिस्तान ने क्लेम किया था ना कि सूरतगढ़ एयरफील्ड में, सिरसा के एयरबेस में और यहाँ वहाँ काफ़ी सारी जगहों पे, तो उसके उसके टाइम और डेट स्टैम्प के साथ इमेजेस दिखाई गई थी इंडिया की तरफ से कि एवरीथिंग इज़ नॉर्मल एट देयर। अब इस चीज़ से आगे बढ़ते हैं। मैं ये हाँ, ये कहता बड़ा हूँ कि ज़रूरी है। हाँ, हाँ। ये पॉइंट बड़ा ज़रूरी है क्योंकि जो नैरेटिव बनाया जा रहा है पाकिस्तान की तरफ से, उसमें ये लोगों को समझना ज़रूरी है कि जो कन्वेंशनल कैपेबिलिटीज़ पाकिस्तान ने दिखाई बल्कि उसके जहाज़ के गिरने पे भी बात कर लेते हैं, कि अब जो PL-15 या 50 जो चाइना ने मिसाइल दिया अब उससे अब तो ये मेरा ख़्याल क्लियर हो गया अब तो बाकी के बहुत सारे जो इंटरनेशनल मीडिया के हैं, अब नंबर पे मुझे नहीं पता कई 3 कह रहे हैं, तो ओवरऑल 5 कह रहे हैं, 3 राफेल गिरे हैं, 1 मिग और 1 दूसरा तैयारा गिरा। लेकिन एक का सीएनएन ने कहा कि उनको फ्रेंच ऑफिशियल ने बताया, दूसरा एक कोरॉबोरेटिंग एविडेंस ये भी आ जाता है कि जब आपके एयर मार्शल साहब से पूछा, तो उन्होंने उसको डिनाई नहीं किया, बल्कि आपके कोई मंत्री थे, उन्होंने शुरू में डिनाई कर दिया था कि अगर ऐसा हुआ होता तो हम बता देते। लेकिन एयर हाँ, वो मार्शल एयर एयर मार्शल जो थे उन्होंने कहा कि जी लॉसेस डू अकर इन हुँ, दीज़ टाइम्स, मगर उन्होंने कैटेगोरिकली जो है नंबर पे भी कोई बात नहीं की और कौन-सा प्लेन गिरा है, फाइटर जेट गिरा है, उस पे भी कोई बात नहीं की। और लेकिन ये ये भी जो ऐसी बात है जो बाहर आ जाएगी। पीएल-15 जो है एक बीवीआर मिसाइल है, बियॉन्ड विजुअल रेंज, हुँ, हुँ। जो तो आपको दिखाई नहीं देती है पास से, वो बहुत एक सोफिस्टिकेटेड वेपन है। सो देखें बालाकोट के बाद और उसके बाद जो है ये जो इंडिया ने आर्टिकल 370 खत्म किया, उसके बाद इतना तो तय हो गया था कि पाकिस्तान और चाइना एक-दूसरे के बहुत ज़्यादा करीब आ जाएँगे और वो आ भी गए। और हमने उसके अगस्त में ये फ़रवरी 2019 में बालाकोट और उसके बाद ये सब हुआ। अगस्त 2019 में इंडिया ने कुछ ही महीनों बाद में आर्टिकल 370 एब्रोगेट किया और उसके बाद सर्दी आई है और सर्दियों के बाद जैसी बर्फ़ पिघली है, उसके बाद चाइनीज़ आ गए गलवान में। तो ये चीज़ें तो हम देखते आ रहे थे। ये भी पता है सबको कि चाइना ने जो टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र भी किया है पाकिस्तानीज़ को और उनकी जॉइंट एक्सरसाइज़ेज़ भी हैं। उनकी चाइना की स्टेटमेंट थी रिसेंटली कि वी विल प्रोटेक्ट पाकिस्तान्स सॉवरेनिटी। तो ये बातें तो अब ढकी-छिपी हैं ही नहीं। हमारे यहाँ पे तो डेकेड से ये बात हो रही है कि वी विल हैव टू प्रिपेयर आवरसेल्व्स फॉर अ टू फ्रंट वॉर सिनेरियो। तो टू फ्रंट चाइना और पाकिस्तान दोनों की ही बात होती है। हमारे मिलिट्री जनरल से लेके और पॉलिटिशियंस एंड यू नेम इट, इट्स वेल डॉक्यूमेंटेड, वेल स्पोकन अबाउट। तो येस, सीज़फायर पे आ चाइना जाएँ। तो सीज़फायर पे आ जाते हैं, केम एज़ अ शॉकर टू मी, हुँ, like it came as a एवरीवन shock to everyone around the world and including the Indians especially and the Pakistanis as well, but more to the Indians because we were at the offensive और ये स्पेशली आपकी हम वॉर 4 गेमिंग का रात हिस्सा थे। था और ये आपकी वॉर 4 गेमिंग का हिस्सा था। जी। वॉर गेमिंग का तो देखें जी ऐसा है कि जब आप इनिशियल रिस्पॉन्स आपके हाथ में होता है, अगर आप मिलिट्री टर्म से सुने, मैं कोई मिलिट्री का एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन जो मैंने इन्फॉर्मेशन गैदर की और जो पढ़ा पिछले कुछ दिनों में, आई एम ट्राइंग टू सॉर्ट ऑफ मेक सम सेंस ऑफ इट। उसमें यही चीज़ समझ में आई है कि आपका इनिशियल प्लानिंग यही होती है कि विल हैव टू हिट एंड इफ दे डू रिस्पॉन्ड, व्हाट वुड बी देयर रिस्पॉन्स और उसकी हम क्या तैयारी हमारी होनी चाहिए। दे बाकी वर सब चीज़ें एक्सपेक्टिंग। तो एस्केलेशन लैडर पे डिपेंड करती हैं कि सामने वाला किस हद तक रिटेलिएट करता है और किस हद तक एस्केलेट करता है। अब मेरा नहीं ख़्याल कि
हमारे कोई अगर ये कहे, पॉलिटिशियंस ने मे बी कैलकुलेट नहीं किया होगा कि व्हाट इफ पाकिस्तान फायर्स अ बैलिस्टिक मिसाइल, but as far as the armed forces of India are concerned, I'm sure they would have taken that into account 100%. मगर देखें, कभी कभार क्या होता है कि रिस्पॉन्स, आर्मी का काम है फाइट करना, कम व्हाट में। इफ दे आर टोल्ड टू गो एंड फाइट, दे विल फाइट, आखिरी सांस तक वो अपने अपना काम करेंगे। बट ये जो कॉल होती है कि आपने सीज फायर करनी है या नहीं करनी है, ये तो पॉलिटिकल लीडरशिप के हाथ में है। तो हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप ने अमेरिका से बात की, क्योंकि पाकिस्तानियों ने, अच्छा, डीजीआईएसपीआर ने कल ये कहा कि जी हमने तो सीज फायर नहीं कराई, इंडियंस ने करवाई है। दे रिक्वेस्टेड द अमेरिकन। और उसके गेट बाद इन्वॉल्व। इंडिया की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, विक्रम मिस्री ने, जो हमारे फॉरेन सेक्रेटरी हैं, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के डीजीएमओ ने हॉटलाइन पर इंडियन डीजीएमओ को फोन किया और फिर ये सीज फायर के लिए कहा और फिर हमने मान लिया। वेल, things don't work like that. If a phone call is was that we were waiting for, तो भाई पहले भी फिर हो तो, सकता था। हाँ जी, वो तो पहले भी हो सकता था। और हम्म, और अगर एक फ़ोन कॉल आपका पूरा आपकी जो एफर्ट्स हैं उनको रोक दे, देन अ क्वेश्चन अराइजेस दैट बेसिकली इतना एस्केलेट क्यों हुई चीज़ें 3-4 दिन तक? तो ऐसा तो नहीं है, तो बिहाइंड द सीन्स बहुत सारी नेगोशिएशंस हो रही थी। बट आई थिंक दिस इज अगेन मी, नॉट जस्ट मी, आई गेस इट इज ऑल्सो अ शेयर्ड ओपिनियन ऑफ मैनी मिलिट्री एक्सपर्ट्स, जो जिनको मैंने सुना है और पढ़ा है कुछ दिनों में। वो ये कह रहे हैं कि जब बैलिस्टिक मिसाइल्स दाग दी जाती हैं, तो सामने वाले को फिर ये सोचना पड़ता है कि मैं क्या इनका जवाब बैलिस्टिक मिसाइल से ही दूं। तो वहाँ पर इंडियन गवर्नमेंट ने समझदारी का जो मुज़ाहिरा करते हुए सोचा कि नहीं, दिस इज़ गॉन टू फार, वी प्रोबेबली नीड टू थिंक ओवर इट, बिकॉज़ अगर आप बैलिस्टिक मिसाइल्स वहाँ पे दाग देते हैं, उसमें कैजुअलिटीज़ बहुत ज़्यादा हो सकती थी और उसके बाद एस्केलेशन लैडर पे हम इतना आगे चले गए होते कि जहाँ से लौट के आना शायद मुश्किल होता। तो इन द लार्जर इंटरेस्ट ऑफ ह्यूमैनिटी, मैं ये समझता हूँ कि हमारी हुकूमत ने ये फैसला लिया है कि हम सीज़ फायर के लिए जाते हैं। अब ये है जी, देखें, गवर्नमेंट्स तो बहुत कुछ कहती रहती हैं। हमारी गवर्नमेंट कह रही है पाकिस्तानीज़ इनिशिएटेड इट, पाकिस्तानीज़ कह रहे हैं इंडियंस इनिशिएटेड इट। मैं दोनों को ही कहूँगा, भाई अगर तुम दोनों ही मानने के लिए तैयार नहीं हो तो दोबारा कर लो, किसने रोका है? टॉस हैं? करा लेते हैं। हाँ, नहीं, टॉस टॉस करा कर टॉस लेते करा करा लेते हैं, दोबारा कर लो यार, क्या आप कह दो कि हमने तो नहीं कहा था, वो हैं, तो वो तो दोबारा कर लें। मगर सर, इतने बेवकूफ़ ना ही तो पाकिस्तानी हैं, ना ही इंडियंस हैं। सबको पता था कि यू कैन गो टू अ सर्टेन एक्सटेंट। मेरे लिए जो सबसे ज़्यादा खौफ़नाक बात है, वो ये है कि फ्यूचर में अगर इस तरह का कोई टेरर अटैक होता है, तो हम उसको कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे? बिकॉज़ इंडिया के अंदर एक बेंचमार्क सेट कर दिया है गवर्नमेंट ने अपने लिए भी और फ्यूचर में आने वाली जो गवर्नमेंट्स हैं उनके लिए भी, कि अब उससे कम अगर कुछ होगा तो लोग जो कहेंगे कि भाई आपने तो कुछ किया ही नहीं। अब ठीक है। अब ये सीज़फायर के ऊपर मैं रॉयटर्स को देख रहा था, रॉयटर्स ने लिखा है कि पाकिस्तान ने रीच आउट किया और सीएनएन और तस्वीर खींच रहा है जिस पे वो बता रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप को बल्कि जेडी वैंस से पहले उनकी व्हाइट हाउस के हिसाब से उनके पास क्रेडिबल इंटेलिजेंस है जो एस्केलेट कर रही है बड़ी सीरियस। बल्कि मैं आपको ये एक उसका स्क्रीनशॉट दिखा देता हूँ। मुझे ओरिजिनल हाँ जी, आर्टिकल उनके मैंने आसिम मुनीर, जो पाकिस्तान आर्मी के चीफ हैं, उनसे बात हुई और सम आर सेइंग दैट आसिम मुनीर से उन्होंने पूछा, उन्होंने कहा इंडियन से बात कर लें, अगर वो कर लेते हैं तो वी वुड बी हैप्पी। ये लेकिन ये अलार्मिंग इंटेलिजेंस की जो बात है कि जी, जी। कि ये इंटेलिजेंस की उनके और ये वो एक और जो बेस है पाकिस्तान की जिसके ऊपर कहा जा रहा है कि वहाँ पे कुछ न्यूक्लियर न्यूक्लियर एसेट्स। आई थिंक द न्यूयॉर्क टाइम्स की जो रिपोर्ट है उसमें ये कि उधर से कुछ उनको डर लगा पाकिस्तान को कि उनकी जो न्यूक्लियर कमांड है, चेन ऑफ कमांड, उसको इंडिया ने डिकैपिटेट करने की कोशिश की है, व्हिच कुड मीन के वो कुछ बड़ा स्टेप लेने लगे हैं, which might have alarmed a lot of people. और जो और जो डोनाल्ड ट्रंप की जो आई मीन आई नो उनको पिंच ऑफ सॉल्ट के तौर पे लिया जाता है, लेकिन जो उन्होंने भी जो वर्डिंग यूज की कि आपकी लेगेसी इस बात आपके एक्शन से बड़ा बड़ी
इम्प्रेस होगी क्योंकि मिलियंस ऑफ गुड एंड इनोसेंट पीपल कुड हैव डाइड। अब ये जो छोटे-मोटे मिसाइल खेलेंगे उससे तो मिलियंस ऑफ पीपल मरने नहीं लगे। तो क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान की जो न्यूक्लियर सेबर रैटलिंग है, उसने भारत की लीडरशिप को पीछे हटने पे मजबूर कर दिया हो? क्योंकि ये गेमिंग का मैं मान नहीं सकता, ये उनकी वॉर गेमिंग का हिस्सा होगा कि पाकिस्तान हमेशा से, क्योंकि उन्हें पता है कन्वेंशनली ज़्यादा देर तक मुकाबला नहीं कर सकते, तो वो इसको डराएँगे आपको, न्यूक्लियर ब्लैकमेल करेंगे। लेकिन हम वी आर नॉट गोइंग टू बाय इंटो द ब्लफ। तो हाँ, वो 4 दिन तक देखें कन्वेंशनल वॉर होती भी रही। पाकिस्तान ने तो पहले ही धमकी दे दी थी कि हमारे ऊपर कुछ ऐसा हुआ तो हम न्यूक्लियर चला देंगे। तो 4 दिन तक चलाया तो नहीं और आलमी बिरादरी जो है वो आपको चलाने भी नहीं देगी। जो मुल्क न्यूक्लियर यूज़ करेगा, उसको दुनिया नहीं जीने देगी। अब आप देख लें पुतिन ने भी धमकी दी थी ठीक है मगर यूज़ नहीं किया है अब तक उसने। तो धमकी क्यों देना फिर और भारत बात है, यूज़ करना और बात होती है। और आप ह्यूमैनिटी के दुश्मन माने जाते हैं इस इन दिस डे एंड एज। जो नागासाकी और हिरोशिमा में यूज़ हुए थे, वो तो बहुत छोटे-छोटे बम थे इनके कंपैरिज़न में जो आजकल हैं लोगों के पास, ठीक है? मुल्कों के पास जो हैं, सॉरी। तो मेरा नहीं ख़्याल देखें जी कभी-कभार क्या होता है कि आपको ना पीछे हटना जो है ना, वो भी एक बहादुरी की निशानी होती है। मैं उसको इस तरह से देखता हूँ कि इंडियन गवर्नमेंट का एक स्टांस है कि हमने 2047 तक इंडिया को एक डेवलप्ड कंट्री बनानी है। हमारा एक विकसित भारत का एक बहुत बड़ा प्लान है। तो वो नहीं चाहेंगे कि उसको यार ऑल इट टेक्स इज़ कि 4-5 दहशतगर्द आके और आपके दरमियान न्यूक्लियर वॉर करवा दें और आपका पूरा डिरेल कर दें आपको आपके जो आपका डेवलपमेंट का एजेंडा है। और फिर बड़ा आसान होता है टीवी स्टूडियोज़ में बैठ के जिस किस्म के हमारे यहाँ पे रिपोर्टिंग हुई है, बहुत ही शर्मिंदा करने वाली रिपोर्टिंग हुई है इंडिया की तरफ से। बट आई कैन से कॉन्फिडेंटली पाकिस्तान वाज़ आल्सो नॉट बिहाइंड इन द लास्ट 3 टू 4 डेज़ जब वो बात शुरू हो गई थी, उन्होंने भी पूरा भरपूर अपना हिस्सा अदा किया है उसके अंदर। मिसइन्फॉर्मेशन, डिसइन्फॉर्मेशन को फेक न्यूज़ यू नेम इट, उसको जो है करने में, प्रोपेगेट करने में। मगर वो किसी के लार्जर इंटरेस्ट में नहीं था। मेरे ख़्याल से आखिर में जाके हिस्ट्री जब इस पूरे इंसिडेंट को जज करेगी, तो लोगों ने कहना है कि चलें इर्रेस्पेक्टिव ऑफ दैट कोई अगर ये कहे जी इंडिया पीछे हट गया, इंडियंस कहेंगे पाकिस्तानी पीछे हट गया। मैं ये कहूँगा दोनों मुल्क के हुक्मरान और वहाँ के फ़ौजी जो हैं, उनको पता लग गया कि इनफ इज़ इनफ, वी हैव गॉन टू दैट थ्रेशोल्ड जहाँ तक हम जा सकते थे। इसके आगे जाते तो हम अपने ही इनोसेंट सिविलियंस का, अपने ही मुल्क का बहुत बड़ा कोई नुकसान कर लेते, बल्कि पूरी ह्यूमैनिटी का दुनिया का नुकसान कर देते। पूरी दुनिया का भी इसमें खतरा हो सकता था, जिसकी वजह से ऑब्वियसली एब्सोल्युटली। इसमें कुछ 1-2 बातें ये भी हैं कि अगर आपको इसका पता था कि हमने इस पे ये गैम्बल की बात हो गई ना कि वो उधर से आपको आसिम मुनीर साहब या उधर से मैसेजेस कॉन्स्टेंटली आ रहे हैं कि हमने बम चला देना। तो आपने उसकी कुछ कैलकुलेशन की होगी। ऑब्वियसली अगर ये गैम्बलिंग के ज़ुमरे में आता है, नहीं, नहीं, नहीं चलाएँगे। क्या पता वाक़ई चला दें तो देन हाउ द हिस्ट्री विल जज यू। तो कैन यू रियली गैम्बल विद सो मेनी पीपल? तो पीछे हटना ही ज़रूरी था। तो इसका फिर जो मैं ये सुन रहा हूँ कि एक तो पहले मैं ये समझना चाहता हूँ कि जो लोग इसको भारत की जीत कह रहे हैं, बहुत सारे लोग कि भारत जीत गया। आई मीन एट बेस्ट यू कुड से कि ये इसका कोई रिजल्ट नहीं निकला। एट बेस्ट आप ये कह सकते हैं इसका ज़ीरो सम गेम है। बिकॉज़ अगर पाकिस्तान रो रहा था उसके लिए सीज़ फायर के लिए तो आप उनसे कुछ कंडीशंस मनवाते, कोई हाफ़िज़ सईद को हवाले करते या कोई ऐसी कंडीशन बनाते और अमेरिकन्स अगर बीच में आ भी गए, क्योंकि अगर पाकिस्तान न्यूक्लियर ब्लैकमेलिंग के ऊपर ही जा रहा है, वो आपने ही मुझे शायद एक क्लिप भेजा था बिल क्लिंटन का कि 99 में भी इन्होंने ये धमकी दी थी ब्लैकमेलिंग की, तो बिल क्लिंटन ने उसी वक़्त कह दिया था कि हम आपकी न्यूक्लियर ब्लैकमेलिंग के ज़रिए आप पूरी दुनिया को नहीं ब्लैकमेल कर सकते। तो ऑब्वियसली एट दैट पॉइंट अमेरिकन्स भी कहते चलो हम रोक तो देंगे तुम्हें कि ये तुमने जो हमारे ऊपर बंदूक रखी हुई है न्यूक्लियर की, लेकिन ये चीजें करो। ऐसे कैसे हो सकता है कि आपने बदले में उनसे कोई चीज ना मंगवाई हो? बहुत अच्छा सवाल है आपका और मैं एक्सपेक्ट कर रहा था हारिस भाई ये सवाल आप ज़रूर पूछेंगे। ये सवाल ना अगर आप पूछते तो ये प्रोग्राम मुकम्मल ही नहीं होना था। जो लोग इंडिया में कह रहे हैं कि वी वर इन अ पोज़ीशन ऑफ स्ट्रेंथ व्हिच आई बिलीव वी वर। 4 रात तक जो है इंडिया स्ट्रेंथ में था बिकॉज़ जिस तरह का डैमेज इंडियन एयर फ़ोर्स ने इन्फ्लिक्ट किया था पाकिस्तान के अंदर, उस तरह का पाकिस्तानी एयर फ़ोर्स
और पाकिस्तान के जो कन्वेंशनल मिसाइल्स और ड्रोन्स इंडिया पर इन्फ्लिक्ट नहीं कर सके थे। तो इसमें तो कोई शक है ही नहीं। डीजीआईएसपीआर क्या आके कहते हैं कि जी हमने अटैक किया, कामयाब नहीं हुए, हमने फिर अटैक किया, फिर नाकाम रहे, ये तो नहीं कहना था। इसलिए वो ये कह रहे थे कि जी हमने तो किया ही नहीं। तो क्या इंडियंस को जो है वो बेवकूफ़ हैं कि आपके ऊपर जो है रिलेंटलेंस वो हर रात जो है आके और बॉम्बिंग कर रहे हों, ठीक है? क्या वो आपके ऊपर ड्रोन्स कर रहे हों? एवरी टाइम दिस हैपेंड, इंडिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमारी फीमेल ऑफिसर्स ने यही कहा कि हम जवाब दे रहे हैं पाकिस्तान का जो वो कर रहा है, हम सिर्फ रिटेलिएट कर रहे हैं। तो कोई अगर मुझे ये भी कहे, जैसे आपने कहा कि ऐसा तो नहीं हो सकता कि जी एक दिन अचानक ही कहा सीज़ फायर कर लेते हैं। वैसे ही ऐसा भी नहीं हुआ कि पाकिस्तान ने कहा कि जी हम तो पहला वेपन ही जो है, जैसा कि ये ऑपरेशन बुनियान अल मरसूस के तहत हम जी सीधा फतेह 2 बैलिस्टिक मिसाइल ही निकालेंगे जब निकालेंगे। उससे पहले कुछ यूज़ नहीं करने वाले हम। आई आल्सो डोंट बाय दैट एज़ वेल। ठीक है? ये हो ही नहीं सकता कि अगर कोई ये कहे जी कि अब हमारा तो ऑपरेशन ही जी 10th की मॉर्निंग को शुरू हुआ है। तो इफ आई वाज़ अ पाकिस्तानी आई वुड आस्क द डीजीआईएसपीआर कि फिर आप 6, 7, 8 और 9 की रात को क्या कर रहे थे भाई? रिस्ट्रेंट शो कर रहे थे, हम रिस्पॉन्सिबल मुल्क हैं, वो ये कह रहे हैं। हाँ, वो रिस्ट्रेंट आपका जो है, अगर आप रिस्ट्रेंट शो कर रहे थे तो फिर आप तो क्लेम कर रहे थे, हमारे शाहीनों ने जागे और उनके जहाज़ गिरा दिए और ये वो कर दिया, हमारे वो कर वो दिया। डिफेंसिव पोस्चर में किए। अच्छा, वो वो डिफेंसिव लेकिन पोस्चर में जी देखें, जितना ही आप ऐसा हो ही नहीं सकता। दुनिया की कौन-सी जंग है जिस पे आप बता दें कि कोई मुल्क आके 4 रात से आपके ऊपर जो है बम्बार्डमेंट कर रहा हो और आप रिस्ट्रेंट शो कर रहे हो। एक वॉर बताएँ हिस्ट्री में, एक वॉर। मैं तो कहता हूँ तलवारों वाली वॉर भी लेकर आ जाए। उसमें भी कोई ऐसा हुआ है कभी कि 4 रात तक कोई अटैक कर रहा हो और आप रिस्ट्रेंट शो कर रहे हो? नॉट हैपनिंग। पाकिस्तान ने रिस्पॉन्स दिया था, मगर वो नाकाम रहे। जब उन्होंने जेब से सारे पत्ते निकाल लिए, दाल नहीं गली, तो उनको लगा कि इट्स टाइम टू अप द एंट और उन्होंने जाके फिर बैलिस्टिक मिसाइल जो है फतेह 2 वो उसकी बैराज इंडिया पे फायर की। जब वो फायर की उसकी वीडियोज़ मौजूद हैं, हम सब ने देखे ओह हैं। यस, यस। ओह मैं यस। प्ले आप करना चाहें तो कर दें, मैं अभी भेज देता हूँ आपको। आप देखें नहीं वो वो। नहीं, नहीं, हम दे लोगों ने देखी, हाँ। उसपे तो फ़ख्र मना रहे हैं, उसको पाकिस्तानी ओन कर रहे हैं। ऑन कर रहे हैं, बट इंडियंस ने नहीं देखी हो ना, हमारे यूट्यूब चैनल्स बैंड है अच्छा, पाकिस्तान के, चलें आप मुझे इसलिए बता भेज रहा दें, हूँ। मैं कोई चला बात लेता हूँ। नहीं, इट्स ऑल गुड। मगर मैं वैसे ही अब बात बता रहा हूँ, डोंट यू हैव टू प्ले, क्या पता ऐसी कोई कॉपी आपको स्ट्राइक दे दे कोई, नहीं, तो इट्स बेटर नॉट टू प्ले सच थिंग्स। क्यों वो पर बात ये है सर कि जब आप बैलिस्टिक मिसाइल यूज़ करते हैं, तो सामने वाला सोचने पर मजबूर हो जाता है कि अब हम क्या करें? ये तो पागल हैं, इन्होंने तो सुसाइडल मिशन पर हैं सामने वाले तो। डू वी गो एंड मैच देयर लेवल ऑफ मैडनेस? And the answer was probably a resounding no from the Indian side. They said that yes, someone has to have common sense here. Let senses prevail. Let us sit back and reflect on what has happened in the last 3-4 days and where are we headed towards. तो ये कैलकुलेशंस हैं हमारी लीडरशिप ने की होंगी, आई एम श्योर। और उसके बाद ही ये फैसला लिया गया है। लेकिन पाकिस्तान के अंदर सेलिब्रेशंस हैं, शहबाज शरीफ साहब मीडिया पे आए, कौम को मुबारकबाद दी, हिंदुस्तान के खिलाफ बहुत कुछ बोला उन्होंने, अपने एयरफोर्स से लेके और आर्म फोर्सेस सब की तारीफ की और हाईली जुबिलियंट हैं वो उस मुल्क में। वहाँ पे जो हैं लोग सड़कों पे उतर आए हैं, सेलिब्रेशंस हुई हैं। ऑन द कॉन्ट्ररी इंडिया में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। मे बी बिकॉज़ मोदी जी ने कोई स्पीच ही नहीं की है 15-20 दिनों से। उन्होंने इसके ऊपर कोई ट्वीट भी नहीं की है, कोई एक्स पे पोस्ट आजकल जिसको कहते हैं वो नहीं की है और होम मिनिस्टर की तरफ से भी कोई बयान नहीं आया है। हालाँकि होम मिनिस्टर तो इंटरनल इश्यूज़ पे होते हैं, डिफेंस मिनिस्टर ने फिर भी बयान दिया है थोड़ा बहुत, लेकिन मोदी जी ने कुछ कहा नहीं है इसके ऊपर। तो लोग थोड़े से परेशान भी हैं, सुनना चाहते हैं लीडर को कि हाँ भाई हमने जाके डैमेज इन्फ्लिक्ट किया है। सवाल-जवाब पूछने के लिए उन्होंने फ़ौज को आगे कर दिया है। तो बहुत सारे सवाल हैं इस वक़्त, जैसे पुलवामा के बाद उन्होंने जाके कहा कि जी आपका जो है रिस्पॉन्स के बारे में, इंडियन रिस्पॉन्स के बारे में लोगों के बीच में वो गए, सबको कॉन्फिडेंस में लिया। इस मर्तबा अभी तक वो हुआ नहीं है। और तो ज़ाहिर-सी बात है फिर वो हो जाता है, एक सवाल तो उठता ही है। बड़ा सवाल यहाँ पे ये है कि एक स्टेलमेट जिसका हवाला आपने दिया,
मैं इसको स्टेलमेट के तौर पे नहीं देखता हूँ, मैं इसको देखूँगा इन पार्ट्स। पाकिस्तान ने जो इंडिया कहता है कि हमारे यहाँ पे बेगुनाह लोगों का कत्ल किया पहलगाम में, इंडिया ने रिटेलिएट किया जिसके अंदर हाफ़िज़ अब्दुल रऊफ़ जो एलएटी का एक कमांडर था वो मारा गया, इसके ऊपर भी दुनिया में खबरें आई हैं। तो कुछ टेररिस्ट को भी मारा है। उसके बाद कल रात को बताया कि 100 से ज़्यादा टेररिस्ट मारे गए हैं। वेल इतना तो श्योर है कि कैजुअल्टीज़ हुई हैं पाकिस्तान की तरफ भी, और उन्होंने उन टेरर कैंप्स को टारगेट किया और उनको नस्ते-नाबूद किया। ये इंडिया विक्ट्री क्लेम कर सकता है इसमें। लेकिन लेकिन वो हम उसके बाद लेकिन बस हम गिव जी, गिव मी अ फ्यू मोर जी, सेकंड्स। जी, जी। लेकिन असल जो सवाल है वो ये है कि एक मुल्क जो कि $1 बिलियन की उसको पेमेंट दी जाती है, आईएमएफ का लोन दिया जाता है, वो इस कदर बैंकरप्ट है, बर्बाद मुल्क है, उसके बारे में अमेरिकन प्रेसिडेंट उसको और इंडिया को इक्वेट कर देते हैं, एक ही जो है धागे में पिरो देते हैं दोनों को। और हम जो कि एक हम समझते हैं कि हम एक पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ में थे, तो जब पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ में आप होते हैं, तो आप कुछ चीज़ें मनवाते हैं सामने से, वो हमारी तरफ से कुछ कोई एक डिमांड भी नहीं वहाँ पे अगर कोई रखी गई थी, तो मैं ये कहूँगा मानी नहीं गई या हमने रखी नहीं, 2 ही बातें हो सकती हैं। तो वो नहीं हुई हैं, बहरहाल जो सामने नज़र आता है, वो यही नज़र आता है कि एक स्टेलमेट हो गई, सीज़ फायर हो गई, एक ऐसे मुल्क के दरमियान सीज़ फायर हुई है जो कि लिटरली बैंकरप्ट है, जो हालत जंग में है, 4 में से 2 सूबों में अंदर से डिवाइडेड है, और उनके लिए अगर वो जाके और विक्ट्री क्लेम करते हैं, आई गेस अगर आप ऑब्जेक्टिवली देखें, तो उनके लिए तो वो बहुत बड़ी बात है कि इंडिया जैसा मुल्क आबादी में बड़ा, फौज इतनी बड़ी और इतनी बड़ी मईशत है, और जिनके फॉरेन रिजर्व 700-800 बिलियन डॉलर हैं, और उसके मुकाबले में एक ऐसा मुल्क जिसके पास फॉरेन रिजर्व के नाम पे कुछ है ही नहीं, वो लोन और मांगता फिर रहा है। वो अगर इक्विवेलेंस ड्रॉ करवा ले अमेरिका से एक कॉन्फ्लिक्ट के अंदर, और एक ही स्टेज पे आप दोनों को एक ही जो है तराजू में आपको तोला जाए, तो उनका खुश होना समझ में आता है जी, उनका खुश होना समझ में आता है। आपने जो टेररिस्ट की जो बात की ऑब्वियसली वो तो अनकन्फर्म्ड है, बल्कि वो अब्दुल रऊफ की भी जो बात थी वो उन्होंने दिखाया डीजी आईएसपीआर ने कि ये आपने मिस्टेकन आइडेंटिटी का केस है, वो हाफिज़ और उसमें कोई फ़र्क था। अगेन आई एम जस्ट सेइंग कि ये उनकी तरफ से रिस्पॉन्स है, मुझे तो सारे दाढ़ियों वाले एक ही जैसे लगते हैं। मैं अम, आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, आप रुकें। ये 1 सेकंड आप प्लीज़ इसके ऊपर भी नज़रसानी कर लें थोड़ी। जी, ये वो मौलवी है जिसने वो प्रेयर्स करवाई थी, ठीक हाँ। है? ठीक है? जी, जी। और फिर जो है सर जी, लेट मी जस्ट शेयर समथिंग विद यू। तो ये तो 8 ग हुँ। यही मौलवी है, सुनिए ज़रा इसको। हमने देख लिया है। अमेरिका कितना बहादुर हमने देख लिया है। रूस के सूरमाओं को हमने हाथ में देखा है। इसके 1965 मेरा में मेरा भीतर इज़ ही द बंदर सेम गाय? इससे मुझे बताना मुश्किल हो रहा है यहाँ से, लेकिन मेरा ओवरऑल पॉइंट हो रहा है। मेरा पॉइंट ये है कि ऑब्वियसली उसमें जो उन्होंने टारगेट्स किए होंगे इंटेलिजेंस की बेस के ऊपर, और पाकिस्तान में बड़े आराम से कह रहे थे सिविलियंस हैं, दूसरी तरफ वो कह रहे हैं कि ये हमारे सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस भी हैं। आम लोगों से पूछा जा रहा है वहाँ पे, तो वो भी यही कह रहे हैं हम यहाँ पे ट्रेनिंग करते होते थे। तो वो सारी बातें हैं। ये जो नंबर है 100 मर गए, 150 मर गए, इनमें से कितने सिविलियंस हैं, कितने उनके रिश्तेदार हैं। तो इसके ऊपर तो मेरा ख्याल अ, भारत भी अगर कहे कि हमने कोई इसके ऊपर विक्ट्री मनाई है, तो वो नाकाफ़ी इसलिए होगा कि इस तरह के तो पाकिस्तान के पास हज़ारों पड़े हुए हैं। इस तरह के तो कैंप्स जो होंगे वो हज़ारों पड़े हुए होंगे। जो असल जो मकसद था, जो डॉक्ट्रिन को चेंज करने का, कि अब आइंदा कभी भी हमारे ऊपर हमला होगा, और इसकी अब ज़रा इसकी पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स में आ जाते हैं, कि हमारे ऊपर कभी भी पाकिस्तान कोई दहशतगर्दी का हमला करेगा, तो हम सीधा उठा के आपके बहावलपुर में मिसाइल मार देंगे, पिंडी में मार देंगे या मुरीदके में मार देंगे। ये होनी थी विक्ट्री, अगर भारत दुनिया को पाकिस्तान की जवाबी कार्रवाई जो रिटेलिएशन है उससे रोक पाता। जब उन्होंने नहीं रुकवाया, अब आपने मारा, उन्होंने ड्रोन फेंके, आपने चले इंटरसेप्ट कर लिए। फिर आपने ड्रोन फेंके, उन्होंने बैलिस्टिक मिसाइल मार दिए।
तो आपने कहा और बैलिस्टिक मिसाइल का ये भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि जो उसके ऊपर वॉरहेड लगा होता है, वो पता नहीं होता कि ये वॉरहेड न्यूक्लियर न्यूक्लियर है है या या आम है। कन्वेंशनल है। हाँ, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से मेरा ख़्याल ये घबरा गए और इन्होंने बीच बचाव मैं करा ये दिया। तो नहीं कहूँगा घबरा गए, लेकिन मैं ये कहूँगा कि बेटर सेंस प्रिवेल्ड ऑन द इंडियन साइड। ओके चले अमेरिकन्स घबरा गए ना क्योंकि जो ट्रम्प जो हाँ, चलो। इंटेलिजेंस जो अलार्मिंग इंटेलिजेंस जो वो घबरा गए और इसके ऊपर तो पॉलिटिकली इस ऑपरेशन का क्या भारत को कोई फायदा हुआ बिकॉज मेरा तो नहीं ख्याल कि पाकिस्तानी फौज या पाकिस्तान की अवाम वो तो पहले नहीं मानते कि पहलगाम हमने कराया या पाकिस्तान की फौज वो इस डॉक्ट्रिन को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार है कि कल को फिर कोई दहशतगर्दी का वाकया होता है पाकिस्तान ने किया है नहीं किया आप मुंह उठा के हमें नहीं मार सकते क्योंकि हमारे हाथ भी एक चाल आ गई है कि हम सीधा हमने हतफ आया है भौरी आया है तो आपको नहीं आपकी वही बात आ जाएगी कि यार ये न्यूक्लियर है या कन्वेंशनल है तो पॉलिटिकली जो विक्ट्री की जो आप बात करेंगे 100 दहशतगर्द तो मारना ये तो आई डोंट नो हाउ हाउ कैन एनीवन अगर यही था तो इसको तो आप कोवर्टली भी मरवा सकते थे इनको जो सही है। आपने पहले गनमैन जो हाँ, यू इल्जाम डोंट हैव लगता है टू कि गनमैन हाईजैक ने मारे 1.7 बिलियन पीपल। जी मैं बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, अगर इतने लोग दहशतगर्दों को मारना भी है तो 2014 से पहले भी हॉट परसूट्स होती थी अलोंग द एलओसी, और ना ही इंडिया उनको क्लेम करता था, ठीक है, इन द पब्लिक डोमेन, ना ही पाकिस्तान को फिर कोई कहने की ज़रूरत होती थी। मगर अब रिसेंट ईयर्स के अंदर ये है कि घर में घुस के मारा और ये मारा और वो मारा, इस तरह की बातें काफ़ी हुई हैं। तो फिर सामने वाला भी कंपेल हो जाता है उसका रिस्पॉन्स देने में पब्लिक में। सो आई गेस ये जो एपिसोड हुआ है, मैं इसमें ये समझता हूँ कि इसके दो चीज़ें हो सकती हैं, या तो इस खित्ते में दहशतगर्दी जो है वो नहीं होगी और दहशतगर्दों के जो हैंडलर्स हैं वो भी सोचेंगे कि भाई वी केम सो क्लोज टू यू नो अ ह्यूज डिजास्टर। आई वोंट यूज द वर्ड दैट अदर पीपल आर सेइंग, वो मैं उसमें नहीं पढ़ना चाहता हूँ, दैट इज टू स्केरी मेरे लिए। मैं जानता हूँ उसकी कॉस्ट क्या होती है। सो वी केम टू क्लोज टू अ मैसिव डिजास्टर। तो वो भी, उनके हैंडलर्स भी सोचेंगे कि भाई क्या इस तरह का काम करना है। दूसरी एस्पेक्ट ये हो सकती है कि वो ये कहेंगे कि यार ओके, वी विल कंटिन्यू विद इट, और लेट्स सी अगली बार इंडिया अपनी जो है पॉकेट से कौन सा पत्ता निकाल के लेकर आता है, बिकॉज इसका रिजल्ट तो उन्होंने देख लिया और अगली बार शायद हमारी तरफ से भी होगा रिस्पॉन्स। तो रेस्ट अश्योर्ड, इतना तो हमारी जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर भी बताया गया था कि फ्रॉम नाउ ऑन एवरी टेरर एक्ट इन इंडिया विल बी कंसिडर्ड एज एन एक्ट ऑफ वॉर। तो ये तो हम ऑन रिकॉर्ड हमारी स्टेटमेंट है। तो जिससे जान छुड़ाना जो है पब्लिक के अंदर, किसी भी गवर्नमेंट के लिए, फ्यूचर गवर्नमेंट्स भी जो आएंगी उनके लिए भी बड़ा मुश्किल होगा। लोग ये नहीं देखते ना कि वो कहेंगे भाई उस वक्त की जो हुकूमत वक्त थी उसने ये फैसला लिया था, आपकी पॉलिसी तो बड़ी ठंडी है, आप तो कुछ कर ही नहीं रहे हैं। लेकिन न्यूक्लियर का एलिफेंट इन द रूम जो है उसका क्या करेंगे हाँ, उसका दिल है, दैट इज फॉर द गवर्नमेंट्स टू कंसिडर एंड डिसाइड वेदर दिस वुड बी देयर कोर्स ऑफ एक्शन और नॉट। वो तो वो करेंगे जी तय, हैं, वो तो उनका काम है, ये इसीलिए तो हुकूमतें हम चुनते हैं। फौजी का काम तो ये है, वो तो जाके उसको कहीं बटन दबा दें, वो तो दबा देगा जाके। एक और जो इसके अंदर प्रॉब्लम है कि मेरे पास शायद इसका मुझे लगता है कि सोल्यूशन है जो मैं पिछले काफी अरसे से कहता चला आ रहा था कि इंडिया में अभी भी रशिया के साथ एक ऑब्सेशन है वो सोवियत यूनियन के जो जमाने का जो प्यार है और ये भूल गए हैं कि जो आज का रशिया है वो सोवियत यूनियन नहीं है नहीं है। ये जो जो व्लादिमीर पुतिन है वो एक डिक्टेटर है यहाँ पे कोई पॉलिट ब्यूरो वगैरह नहीं है ठीक है सोवियत यूनियन भी एक टोटलिटेरियन या अथॉरिटेरियन रिजीम थी या स्टेट थी और डिस्पाइट ऑल ऑफ दैट जो अमेरिका के लिए इंडिया में इंडियन गवर्नमेंट में इस्टेब्लिशमेंट में जो हॉस्टिलिटी पाई जाती है कि मैं आपके जितने भी ये मिलिट्री के एक्सपर्ट्स को सुनता हूँ वो रशिया की तरफ उनको बड़ा लीन होता है और यूएस को बस ये बड़ा अपना मतलब देखता है ये वो यानी दे आर होल्डिंग द ग्रज एंड इन माय ओपिनियन आई थिंक दे आर इग्नोरिंग द चेंजिंग रियलिटीज के यूएस ने इतने ओवरचर्स दिए हैं कि इंडिया के साथ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के लिए कि ऑफ कोर्स वो उनका इंटरेस्ट ये है कि चाइना के साथ जो ये इंडिया एक लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है नेशनल जो नेचुरल अलायंस होगी वो इंडिया के साथ ही हो सकती है और पाकिस्तान की वो सिग्निफिकेंस नहीं रही जो पहले थी और पाकिस्तान ऑब्वियसली
चाइना के कैंप में जा रहा है। तो और F-35s की भी अमेरिका ने अपने बहुत सारे उनके एलाइज हैं यूरोप में जिन्होंने F-35 खरीदे, और ये इवन राफेल भी जब खरीदे, मुझे बड़ी हैरत हुई थी कि आप अमेरिका के पास क्यों नहीं गए, एक 5th जनरेशन पे भी जा सकते थे। अ, और इसलिए मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे लोग ये भी भारत में गुस्सा कर रहे हैं कि अमेरिका ने आके पाकिस्तान को बचा लिया, जो कि आई डोंट थिंक दिस इज द होल ट्रूथ। ये न्यूक्लियर का जो आर्मागेडन का जो सिनारियो था वो बड़ा हुँ, प्लॉजिबल था, जिसकी वजह से मोदी जी भी मान गए होंगे उनकी बात। तो ये जो अमेरिका एंटी अमेरिका सेंटिमेंट है, हाँ, तो ये जो गुस्सा जो है कि आपने हमारा अब जैसे यूक्रेन को जब भी पुतिन ने कोई धमकियां दी हैं, तो वेस्ट हैज़ टेकन इट सीरियसली इनफ, लेकिन उन्होंने, आपको याद होगा बाइडेन ने 2023 में उसको क्लियर मैसेज दिया था जब उसने कोई 8वीं दफा न्यूक्लियर धमकी लगाई थी पुतिन ने। तो बाइडेन ने उनको मैसेज पहुंचाया था कि अगर आपने न्यूक्लियर थ्रेशोल्ड क्रॉस किया, वी विल टारगेट एवरी सिंगल सोल्जर, एवरी सिंगल रशियन इनसाइड यूक्रेन थ्रू कन्वेंशनल मीन, यानी हम उड़ा देंगे। उस वक्त 30% के करीब यूक्रेन उनके हथे था। तो इंडिया में ये गुस्सा पाया जाता है, मैं देख रहा हूं कि जब पाकिस्तान न्यूक्लियर सेबर रैटलिंग करता है, तो यूएस वैसी धमकी क्यों नहीं लगाता, पाकिस्तान को कंटेन करने के लिए क्यों नहीं करता? क्योंकि अब आपने, अगर आपको बिठा दिया न्यूक्लियर सेबर रैटलिंग करके, आपको चुप करा दिया कि भाई हम तो मरेंगे, तुम्हें ले डूबेंगे, तो ये जो न्यूक्लियर ब्लैकमेलिंग है, डिस्पाइट बिल क्लिंटन सेइंग दैट बैक इन 99, इन्होंने इसका क्यों नहीं कुछ किया? मेरी नजर में उसकी वजह ये है कि जब आप एक तरफ कहते हैं कि हम बड़े न्यूट्रल हैं, हम वेस्टर्न कैंप में नहीं हैं, हम उस कैंप में नहीं हैं, हम टीम इंडिया में हैं, और आप उनसे रशिया से ऑयल भी खरीदते ऐसा हैं। ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही तो है। और मैं हुँ, ये खत्म कर लूँ कि, और तब हुँ, आप उधर भी जाते हैं, तो फिर अमेरिका आपके साथ, यूएस कैसे सारे के सारी आपके लिए लेट जाए वो, जब आप उनको कुछ भी देने के लिए तैयार नहीं हो? ये क्या यहाँ पे हुँ, इनकी कोई क्या आपको लगता है कि, मेरा ख्याल से, आई थिंक मेरे ख्याल से इंडिया का फ्यूचर यूएस की अलायंस के साथ है, बिकॉज अमेरिका वेस्ट पूरा डेमोक्रेटिक है, इंडिया डेमोक्रेसी है। आपको लगता है कि ये डिबेट छिड़ेगी कि अब रशिया तो अपने आप को यूक्रेन में नहीं बचा सकता, हाउ कैन, वो तो ये चाइना रशिया अलायंस में भी सेकंड पार्टनर है, और मेरा ख्याल रशिया ने इतनी कोई ग्लोबली किसी भी मुल्क ने सिवाय इसराइल के, किसी ने पाकिस्तान को कंडेम नहीं किया। ये मैं डिप्लोमेसी बड़ा फेलियर नहीं अच्छा है? बड़ा अच्छा आपका सवाल है। देखें जी, पहले तो मैं ये बता दूँ कि पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान और अमेरिका के जो ताल्लुकात हैं, हम जब इन चीज़ों पे बात करते हैं ना, तो आपको चाहिए कि आप एक डिस्पैशनेट ऑब्जेक्टिव व्यू लें चीज़ों का। ना कि आप ठीक है, अपने देश से मोहब्बत एक और बात है, लेकिन व्हेन यू आर थिंकिंग, यू नीड टू प्रॉपर्ली थिंक एंड देन कम अप विद योर आंसर्स, और वो इमोशनली ड्रिवन नहीं होने चाहिए। तो पाकिस्तान अमेरिका का सबसे बड़ा नॉन नेटो अलाय है, जब से पाकिस्तान बना है तब से लेकर अब तक। और सेकंड बिगेस्ट स्टेट भी पाकिस्तान है। एक सिक्योरिटी स्टेट है, एक फ्रंट लाइन स्टेट है। अमेरिका जब चाहे पाकिस्तान को जिसके खिलाफ चाहे यूज़ कर लेता है उस रीजन के अंदर। एक वीडियो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ यहाँ पे, जिससे कि लोगों को सिग्निफिकेंस समझ में आएगी अमेरिका और पाकिस्तान के ताल्लुकात की। एक सेकंड। नहीं है कि इस वक्त तक इसमें कोई शक शुबा नहीं है कि इस वक्त तक अमेरिका जो है एक ऐसी वाहिद ताकत है जो हमारे लिए बहुत सी मुआशी मुश्किलात जो है वो जो है क्रिएट कर सकती है। अमेरिका जो है अगर जो है वो चाहे तो इस वक्त पाकिस्तान के लिए इतनी माशी जो है डिफिकल्टीज क्रिएट कर सकता है कि मैं समझता हूँ कि हो सकता है हम जो है जो हमारा ऑयल बिल जो है अदा करने के लिए हमारे पास पैसे ना रहे। ये सारे वेंटिलेटर जो है ना ये लगे हुए हैं, अमेरिका की मर्जी से लगे हुए हैं। अमेरिका चाहे तो ये सारे के सारे जो हमें जो इस वक्त ड्रिप्स लगी हुई है या वेंटिलेटर लगे हुए हैं सारे के सारे ऑफ हो जाते हैं। इसमें कोई शक शुबा नहीं। 2014-15 की मेरा ख्याल ये वीडियो है। बड़ा एक इम्पोर्टेंट क्लिप है, और इससे ये पता चलता है कि अमेरिका के अंदर, अमेरिका का पाकिस्तान में इन्फ्लुएंस कितना बड़ा है। उसके बाद आपके हामिद गुल साहब, उन्होंने तो एक मर्तबा ये भी कह दिया था कि जी बगैर अमेरिका की इजाज़त के तो हमारे यहाँ आर्मी चीफ अपॉइंट नहीं होते। और आई ये भी होप। बड़ा मशहूर मुहावरा है, पाकिस्तान को 3 एज रूल कर रहे हैं, आर्मी, अल्लाह, अमेरिका। हाँ, बिल्कुल है।
तो देखें जी, तो ऐसे और एक मुल्क जो है, जो इतना ज़्यादा उनका इस्तेमाल करते हैं, तो फिर उनको इस ओवरनाइट तो वो ताल्लुकात ख़त्म नहीं होते, जिनको बनाने में दहाइयाँ लगती हैं। 9/11 के बाद थोड़ा-सा शक के दायरे में आया है पाकिस्तान, और उसके बाद भी देखें आप, इन्होंने बिलियंस ऑफ डॉलर एड में ली है, और फिर भी अमेरिका ने जो है पूरा पल्ला नहीं झाड़ा पाकिस्तान से, बिकॉज़ उनको अभी जनरल बाजवा के दौरान टाइम के उनके दौरे हुकूमत के वक़्त हमने देखा कि वो 500-600 मिलियन डॉलर की उनको मिलिट्री एड दी गई, और वो देते रहते हैं वक़्तन-फ़वक़्तन। तो इस रीजन के अंदर थोड़ा-सा इंडिया को काउंटर करने के लिए पाकिस्तान का भी इस्तेमाल करता है अमेरिका। ये भी हम जानते हैं कि हम थोड़ा-सा ज़्यादा जो अपनी हद से तजावुज़ करने की कोशिश करते हैं। 90s में जब हम जाते थे और यूनाइटेड नेशंस में या यूएस में जाके बात करते थे दहशतगर्दी की, तो ये कहते थे कि तुम्हारा इंटरनल सिक्योरिटी प्रॉब्लम है, गो एंड डील विद इट। वो ये नहीं मानते थे। ये तो 9/11 हुआ, उसके बाद दुनिया को पता चला कि भई अब ये क्या कुछ आपने पीछे लोगों को पाला हुआ है। ये हमने वो वीडियोज़ देखे हैं ख्वाजा आसिफ ने जिसकी बात की कि जी हम तो डर्टी वर्क वेस्ट के लिए करते रहे हैं। आई थिंक ही वाज़ अ फोर्थराइट मैन, उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया, और बिलावल ने ही भी इज़ कहा नॉट द कि ओनली हमारा वन। पास्ट, ही इज़ नॉट द ओनली मुशर्रफ ने वन, मेनी हैव मुशर्रफ एक्सेप्टेड। ने किया, इमरान खान ने भी इस तरह की बातें की हुई हैं। हाँ, हाँ। दे हैव गिवन द स्टेटमेंट्स सबने टू द इंटरनेशनल मीडिया, सबने सब की है। सब जी, 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 बिल्कुल ठीक है। तो देखें, अगर हम चाहते कि अमेरिका हमारे साथ खड़ा होता, तो फिर हम जब रशियन ऑयल हमें नहीं लेना चाहिए था, हमें यूक्रेन के मामले पर अमेरिका के साथ में कंधे से कंधे मिला के खड़ा होना चाहिए था, अपने आप को कंप्लीटली यूएस कैंप में रखना था। लेकिन जब आपकी एक आज़ादाना फ़ॉरेन पॉलिसी होती है और आप अपने अवाम के मफादात में फ़ैसले करते हैं कि आपके लिए सस्ता तेल अगर वहाँ से आ रहा है, जंग लगी हुई है तो उनकी लगी हुई है, हमारी तो नहीं लगी हुई। तो फिर वो कल को अमेरिका भी कहेगा कि जंग लगी हुई है तो तुम्हारी लगी हुई है, हमारी तो नहीं लगी हुई, तुम्हारे पाकिस्तान के साथ में, तो व्हाई शुड वी रेस्क्यू यू? बट हुँ। फिर जब उन्होंने देखें, डोनाल्ड ट्रंप ने कितने कैजुअल तरीके से कह दिया ना कि ये तो दे हैव बीन फाइटिंग फॉर 1500 ईयर्स, हालाँकि 78 साल पहले ही हम वो ट्रम्प है वो। पाकिस्तान और इंडिया बने हैं, वजूद में आए हैं, उससे पहले हम राइट। एक ही मुल्क थे। तो हुँ। वो कितने कैजुअल तरीके से उसने कह दिया, लेकिन जब बात एस्केलेट होती और यहाँ तक चल गई और हालात बहुत ज़्यादा खौफनाक हो गए, फिर अमेरिकन ने कहा कि नहीं यार, जाओ जल्दी-जल्दी कुछ ना कुछ कराओ, कहीं ऐसा ना हो कि रशिया, यूक्रेन और वेस्ट एशिया की जंग के बारे में बात करते-करते यहाँ कोई और ही बड़ा हादसा हो जाए, जिसको 1/5 ऑफ द ह्यूमैनिटी जो है वो आज भी इस खित्ते में आबाद है। सो दिस बिकेम an incident that raised a lot of eyebrows in America and some of the other Western powers. तो इंडिया को लास्ट क्वेश्चन इसको मैं आपसे यही पूछूँगा, तो क्या भारत में इस पे नज़रसानी की जा सकती है कि अभी तो आई थिंक अगर ये न्यूक्लियर की ही थ्रेट थी, तो अगर तो कोई और मुल्क ये न्यूक्लियर की थ्रेट इस तरह लगाता तो यूएसए ने उसको और तरीके से कसना था। फेयर इनफ, उस वक़्त आप उसको ठंडा कर देते हैं, लेकिन इकोनॉमिक सैंक्शंस और बहुत तरह-तरह के अमेरिका, जैसे अभी आपने दिखाया ख्वाजा आसिफ का बयान, अमेरिका के पास बहुत तरीके हैं पाकिस्तान को कसने के लिए। लेकिन इट सीम्स लाइक कि पाकिस्तान को उन्होंने फिर से ढील छोड़ दी। मेरा मानना ये है कि आप तो जी रशिया करते हैं, आप हमारे साथ जॉइन नहीं करते, आप टीम वेस्ट में एंटर नहीं होते, तो इस वजह से हम क्यों आपके लिए पाकिस्तान को तंग करें या कसें? तो क्या इंडिया में ये जो अभी उन्होंने कहा कि हम इकोनॉमिक डील्स भी बड़ी ज़बरदस्त ट्रेड की देंगे इंडिया को, तो क्या इंडिया में इस चीज़ की बहस नहीं छिड़नी चाहिए कि मे बी इट्स टाइम टू लेट गो ऑफ रशिया? और ये एस-400 की भी बड़ी बातें हो रही थी। आई मीन यूक्रेन ने कुछ 3 के करीब उनकी बैटरीज़ तबाह की हैं अपने होममेड अटैकम से शुरू में की थी, बट आई थिंक नाउ दे आर डूइंग इट विद देयर ओन होममेड ड्रोन से। तो क्या क्या इंडिया में इस तरह की सोच आ सकती है कि लेट्स, जिस तरह पाकिस्तान चाइना के पास जा रहा है, वी नीड टू गेट क्लोजर टू द यूएस? पाकिस्तान तो चाइना के पास जा रहा है, रशिया तो चाइना की गोद में जा चुका है। हमारे यहाँ जूनियर पे पार्टनर। हमारे यहाँ पे लोग जो है ना, बहुत ही एक सिंपलिस्टिक व्यू लेते हैं चीज़ों का। अगर आप 2022 के फ़रवरी विंटर ओलंपिक्स के दौरान शी जिनपिंग और व्लादिमीर पुतिन के दौरान जो मीटिंग्स हुई कुछ ही घंटे पहले विंटर ओलंपिक्स की ओपनिंग सेरेमनी से, और उसके बाद वो जो कॉम्प्रिहेंसिव एग्रीमेंट साइन किया गया, मेरी ये दरख्वास्त होगी इस प्रोग्राम को देखने वाले आपके जो तमाम ऑडियंस हैं, वो जाएँ और रशिया और चाइना के बीच में फ़रवरी 2022 का जो कॉम्प्रिहेंसिव एग्रीमेंट है, उसको पढ़ें
और उस कॉम्प्रिहेंसिव एग्रीमेंट को साइन करने के बाद प्रेसिडेंट शी जिनपिंग ने रशिया को लेकर जो बात कही थी कि एक किस तरह की दोस्ती होगी ऑल हमारी। लिमिट फ्रेंडशिप, नो लिमिट फ्रेंडशिप। नो लिमिट फ्रेंडशिप, एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली बैंग ऑन, बिल्कुल ठीक कहा आपने। एक नो लिमिट फ्रेंडशिप की बात की तो मैं ये कहूंगा कि इफ पुश कम्स टू शव, if Russians have to choose between India and China, They will choose China. I am highly, Skeptical. थोड़ा सा मैं ये कहूँगा कि worried कि as an Indian that whether those S-400s or some of the other military aids that we've got in past, would we continue to have them? Probably not. मेरे पास शब्द नहीं है कि मैं कैसे इसको टोन डाउन करके और मेलो डाउन करके थोड़ा सा कह सकूं, कोई शुगर कोट कर सकूं ताकि लोगों को अच्छा ना लगे, बट मेरा ये व्यू है, और इट इज नॉट जस्ट माय ओन व्यू, इट इज अ व्यू ऑफ मैनी शेयर्ड, इट इज अ शेयर्ड व्यू ऑफ मैनी पीपल इन इंडिया, तो कि रशिया इज ऑलरेडी इन द चाइनीज कैंप। तो इस दुनिया में चाइना एक बहुत बड़ी सुपर पावर है, हमें भी चाहिए कि हम अपने ताल्लुकात उनसे रीसेट करें। जो बात राहुल गांधी ने की कि इंडियन फॉरेन पॉलिसी का सबसे बड़ा गोल आज तक का यही रहा था कि हमने रशिया और नहीं, हमने चाइना और पाकिस्तान को कभी पास में नहीं आने दिया, साथ में नहीं आने दिया, बट इन रिसेंट इयर्स सम ऑफ आवर Especially एक्शन, after this, especially after this operation. मैं ये समझता हूँ कि वो उसी दिन करीब आ गए थे जब आर्टिकल 370 एब्रोगेट हुआ था, और उससे पहले बालाकोट हुआ था। तो कब, और उसके बाद फिर एक के बाद एक कंटिन्यूअसली हमने पैटर्न देखा कि किस तरह से चाइना और इंडिया के रिलेशनशिप टुक अ नोज डाइव, और पाकिस्तान और इंडिया के भी। तो ये सब चीज़ें तो हैं जी, मगर देखें असल डिप्लोमेट जो है वो वही है जो इन तमाम चीज़ों से नेविगेट करता हुआ अपनी कौम के लिए, अपने लोगों के लिए कोई अच्छी चीज़ें लेकर आ सके, उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट कर सके। आई हैव इमेंस कॉन्फिडेंस इन द इंडियन ब्यूरोक्रेसी, आई एम श्योर दे विल बी एबल टू नेविगेट थ्रू इट। अगर आप मुझसे ये पूछें कि अरविंद आप पर्सनली हिंदुस्तान में क्या कुछ देखना चाहेंगे, तो मैं अपने हमवतनों से ये कहूँगा कि हमें थोड़ा-सा अपने जो रवैयों को देखने की ज़रूरत है, थोड़ा-सा खुद को टोन डाउन करने की ज़रूरत है। हमारे यहाँ जो रिलिजियस डिबेट्स होती हैं नेशनल टेलीविज़न के ऊपर, वो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। किसी मौलवी को बिठा के या किसी बंदे को बिठा के और उस तरह की बात हरगिज़ नहीं होनी चाहिए। अगर कोई मुझसे पूछे कि इंडिया को सबसे ज़्यादा अच्छा लीड जो है पॉलिटिकली किसने किया है इन पिछले 7-8 दिनों में, और मैं बिल्कुल ऑब्जेक्टिव तरीके से ये होके मैं ये बात कहूँगा कि 2 लोगों ने मुझे बड़ा इम्प्रेस किया। एक थे उमर अब्दुल्ला ने, he led from the front, he spoke, he gave confidence to his people, he went and he visited the houses of those individuals जिनके घर में डेथ हुई या जिनके घर तबाह हुए। जो अश्क-शोई का काम हमारे हुक्मरानों का होता है, वो उमर अब्दुल्ला ने किया, और बहुत ही सख्त लहजे में उन्होंने हर मौजू को एड्रेस किया। दूसरा जो दूसरा शख्स है, जिसने पाकिस्तान का जो पूरा बयानिया था रिलिजन का, यानी रिलिजन कार्ड को यूज़ करके पाकिस्तान जो इंडिया में जो कुछ करवाता आ रहा था, 2 कौमी नज़रिए पे बात हो, ऑपरेशन बुनियान अल मरसूस को लेके जो उसकी तशरीह पाकिस्तान ने की, और उस तशरीह का जवाब हिंदुस्तान से अगर किसी ने सबसे अच्छे तरीके से दिया तो वो वैसे है असदुद्दीन ओवैसी साहब। मैं इंडियन ऑफ द वीक का अगर मेरे पास कोई अवार्ड होता ना, तो मैं ओवैसी साहब को देता और उसकी कि बड़ी लाइक आग लगी पाकिस्तान में और उसकी बड़ी आग लगी पाकिस्तान में। यस, अब यस, यस। और वो बड़ा ज़बरदस्त तरीके से उन्होंने हिंदुस्तान के बयानिए को डिफेंड किया, उन्होंने इस्लाम को डिफेंड किया, और इस्लाम की जो गलत इंटरप्रिटेशन पाकिस्तान के हमारे जो लोग कर रहे थे, उनको ही कॉल्ड देम आउट। और उन्होंने देखें जी, वो उन्होंने तो नारे भी लगाए, चलें जाके पब्लिक में, तो मुझे उन्होंने बड़ा इम्प्रेस किया। इससे एक चीज़ सबक मिलता है कि हिंदुस्तान का जो आइडिया ऑफ इंडिया है, वो बड़ा वाइब्रेंट है, उसमें बड़ी जान है। हमारी सिविल सोसाइटी में इतनी ताकत है कि बाउंस बैक करने की। तो वो या हमने इस पिछले 1 हफ्ते में देखी कि कैसे हम सारे लोग, सारी पॉलिटिकल पार्टी, सारे ऑपोज़िशंस के जो भी इख्तिलाफ़ात थे, हमारे जो मज़हबी इख्तिलाफ़ात थे, उनको भुला के वी ऑल केम ऑन द सेम पेज, और हम सारे हिंदुस्तानी होके एक साथ खड़े थे। वही करेक्ट हमारी ताकत है। किसी के चाहने पे
जो है इस्लाम की बुनियाद जो है वो नहीं टिकी हुई, तो मैं हमारे मेजॉरिटी के जो ब्रदर्स हैं मैं उनको ये कहूँगा कि भाई आप किसी के मज़हब को टारगेट ना करें और प्रमोट करें शेयर्ड आइडेंटिटी को, इंडियन होना क्या होता है उसको, हेट स्पीच को कर्ब करें और खुदारा फेक न्यूज़ ना फैलाएँ, ठीक चल है? तो बड़े अच्छे हमारे नोट यहाँ पे फेक न्यूज़ भी बहुत ज़्यादा फैलाई गई है। आई एम रियली एम्बैरेस्ड अबाउट दैट एज़ वेल। चलें टाइम हो गया। बहुत शुक्रिया आपका अरविंद भाई अपना टाइम देने का। ये जो हुआ है, शायद हमें कुछ दिनों बाद इसके ऊपर किताबें भी लिखी जाएँगी कि हम कितना करीब आ गए दुनिया को ख़त्म करने के लिए। और जो जैसे अरविंद भाई ने कहा कि बेटर सेंस प्रिवेल्ड, उधर से अभी हमें नहीं पता कि किस तरह की सेबर रैटलिंग न्यूक्लियर की हुई या क्या वजह हुई। तो ये इसके ऊपर फ़िल्में भी शायद बनेंगी, किताबें भी लिखी जाएँगी और हमें वक़्त के साथ-साथ पता चल जाएगा कि क्या हुआ, उसी तरह जिस तरह हमें बाद में पता चला कि 65 में क्या हुआ, 71 में क्या हुआ। और ये दुनिया शायद अब वैसी नहीं रही कि आप बस झूठ के ऊपर झूठ बोली जाएँ और दुनिया को बाद में कुछ पता ना चले। तो बहुत शुक्रिया अरविंद भाई, थैंक यू वेरी मच। लेट्स रैप दिस अप। थैंक यू सर। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल के मेंबर बनिए, पेट्रन बनिए या फिर आप मुझे बाय मी या कॉफ़ी में भी सपोर्ट कर सकते हैं।